बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महबी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी जो है वो कभी नहीं रुकती और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम लें, कुछ पॉजिटिव देखें, कुछ पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच जो है वो आपके दिन को भी बेहतर बना रही होती है और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रही होती है। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ इस अप्रोच के तहत हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो अभी से अहद कर लें कि दिन में आज कुछ ना कुछ आपने अपने लिए सीखना है। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में मौसम के बड़े असरात होते हैं, आपका मूड भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर मौसम अच्छा है तो हम बहुत ज़्यादा खुशगवार मूड में दिखाई देते हैं, और अगर मौसम ख़राब है तो हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा इसका असर नज़र आ रहा होता है। इसके साथ अगर हम बात करें आज की नौजवान नस्ल की, तो हम बहुत सारे लोगों से सवाल पूछते हैं कि आपका क्या एम है। तो बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन स्टडी अब्रॉड अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ की वो बदल रही हैं। राइट टाइम क्या है जब आपने स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो सालगिरह वाला सेगमेंट है वो भी हम शामिल करेंगे। और फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, हमेशा की तरह मैं ये बात कहती हूँ। और हम देखेंगे कि फैसलाबाद के जो ताजिर बरादरी हैं इनके मसाइल क्या हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो तो खुशगवार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हमें जिस पे सोचना भी चाहिए और जो कि हमारी ज़िंदगियों को बड़ा मुतासिर कर रही है जी, हमारी सेहत को बड़ा मुतासिर कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगी फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि ख़तरनाक हद तक आज हमें इसका जो एक नंबर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 195 पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है फैसलाबाद का। ये देख लेंगे कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं ये कितनी मोहलिक हो गई है हमारे लिए। कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं जी। हम अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करवाते, कूड़ा जला देते हैं। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि हमें अपने एंड पे ठीक करनी है। अब टेम्परेचर के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम जो माहिरीन हैं महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस बार जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सर्द दिखाई देगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि मौसम बड़ा खुशगवार है, सुबह में भी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, रात को भी मौसम कदरे बेहतर होता है, लेकिन दोपहर में अभी भी हमें हल्की सी गर्मी दिखाई दे रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। आई होप सो कि हम बड़े जल्दी से विंटर को वेलकम करें, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी वेदर की आज की अपडेट्स। अब बात करते हैं जी स्टडी अब्रॉड के हवाले से। एक अहम आज के दौर का टॉपिक भी है और इस पर बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। मुश्किलात क्या है, किस तरह से स्टडी अब्रॉड के लिए जब हम जाते हैं वहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं, वहाँ के कल्चर शॉक्स को इस तरह से कवर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने, स्टडी कंसल्टेंट हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आरिफ आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टडी अब्रॉड आज के दौर की अहम ज़रूरत भी बन गई। अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं आफ्टर द इंटरमीडिएट या बीएस किसी ने कर लिया है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वे चाहते हैं कि हम अब इंटरनेशनल कंट्री एक्सप्लोर करें, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये बताएं कि सूटेबल टाइम क्या है। अच्छा देखें, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस चीज़ को। पहले तो जो मसाइल हैं, जब एक स्टूडेंट प्लान कर रहा होता है विद इन द कंट्री, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो इस फेस से गुजर जाता है वहाँ जाकर उस पर। अभी आपने जो सवाल किया है वो है बेस्ट टाइम के हवाले से। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं है और वो बहुत लेट इसको स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 4 to 6 मंथ पहले उनको एक प्लान शुरू करना चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ों में मैं कमी महसूस करता हूँ। एक तो है लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा उनकी है लैक ऑफ प्लानिंग। वो प्लानिंग बहुत लेट करते हैं जिसकी वजह से डिले आती हैं और तमाम प्रॉब्लम्स को फिर वो फेस कर रहे होते हैं।
अब अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इसके अंदर जो रोल है वो यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें कुछ पार्ट अदा कर सकते हैं, यानी कि कुछ सेमिनार्स करवाए जा सकते हैं उस टाइम के अंदर जब वो लोग पढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज के अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर हैं, तो इसका मतलब है क्लोज हैं अपने प्लान की तरफ, उस वक्त उनको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होंगे तो मेरा ख्याल है उनकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली होगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। दूसरा, बच्चा जब अपना अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके अंदर उसको अवेयरनेस चाहिए, वो अपना रिसर्च वर्क नहीं करता, वो सारी चीज़ कंसल्टेंट के ऊपर डाल देता है। एक ये भी प्रॉब्लम तो हमारे आज के दौर का एक बुनियादी इशू है। आरिफ साहब, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और जब इनटेक ख़त्म होने वाला होता है तब वो कंसल्टेंट के पास आते हैं। तब ना स्टूडेंट के पास आइल्स होता है, ना इंग्लिश टेस्ट होता है, और ऐसे में डेडलाइन को मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरह से अगर कम टाइम रह गया तब भी हम इनटेक को कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए, ऐसा ऑप्शन समटाइम्स होता है। अब जिस तरह आपने बात की कि उसको एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरा करनी है, लेट्स सपोज आप एक कंसल्टेंट है, आपके पास कोई एक बच्चा अप्रोच करता है और डेडलाइन करीब है, तो आपको रिक्वायरमेंट तो आपने उसको बताना है और बच्चे की जिम्मेदारी है उसको पूरा करना। अगर उसके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही मौजूद नहीं है, मींस आइल्स, पीटी या कोई भी रेलेवेंट टेस्ट मौजूद नहीं है उसके पास, तो आप उसका कैसे अप्लाई करेंगे? तो वो एक प्रॉब्लम में आगे ज़ाहिर है आप उसको नेक्स्ट इनटेक का ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर उसको पहले से वो लिस्ट पता हो कि मुझे करना क्या है और किस टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीज़ों को हमने करना है। वक्त की कदर करनी चाहिए जी, और सही वक्त का अगर इस्तेमाल है तो आपको टाइमली अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी चाहिए। मरीम, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज के दौर में काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, वॉट एवर वो करियर को लेकर हो, स्टडी अब्रॉड को लेकर हो। मुझे लगता है मेजर इशू हमारे स्टूडेंट्स को यहीं पर आता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया महविश। सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो हम हमेशा ये टीवी पे भी चलती खबरें देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर के ममालिक में जाना शुरू हो गई है। वो अलग बात है कि वो स्टडी वीज़ा पे जा रही है, वो वर्क वीज़ा पे जा रही है, या रेजिडेंस वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दीगर जो ऑप्शन उनके पास मौजूद होते हैं वो वहाँ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसके अंदर देखें कि कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत से लोगों के पीछे लगते हैं और उसके बाद कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में हमें वहाँ जाके पता चलता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं तो यहाँ आकर अब सर्वाइव करना जब बड़ा मुश्किल हो गया। और उसके बाद वहाँ के जो मसाइल उनको उनमें से गुजरना पड़ता है। फिर अगर वो कहीं पढ़ रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये सारा डिपेंड करता है हमारी काउंसलिंग के ऊपर कि जब आप यहाँ से गए आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया। क्या आप यहाँ से अपने आप को तैयार करके गए? क्या आपने अपना आइल्स का टेस्ट जो है वो तैयार किया? क्या आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए किया कि अगर आप जा रहे हैं और आपके पास, और हाँ स्पेशली जो भी आरिफ साहब भी बात कर रहे थे कि टाइम लिमिट हम 1 माह का लेके आते हैं और कहते हैं अगले माह ही हमने जाना है तो तैयारी आपने करवानी है। तो यहाँ पर हमारे अपने लिए एक सोचने की बात आती है कि अगर आपने एक जगह पे एक मुल्क में आपने हिजरत करके जाना है, हमारे इस्लाम में कहा गया है कि आप हिजरत करें और अपनी बेहतरी की तरफ तलाश करें, तो ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन उसका एक डिसाइड करें कि आपने किस तरह से करनी है। कुछ भी कभी भी हवा में मक्खी नहीं मारी जा सकती या हवा में ताली नहीं बजाई जा सकती। ताली भी 2 हाथों से ही बजेगी। अगर आप किसी के पास आइल्स करने जा रहे हैं तो वो ताली मारेगा तो आप ताली मार सकेंगे, अदरवाइज आपकी ताली की कोई आवाज़ नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरह से अगर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा स्पेशली हमारे जो हम जब नौजवानों के साथ बातचीत करते हैं या उनके साथ इंट्रैक्शन होता है तो उनका हमेशा ये कहना होता है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया होता है या सेकंड ईयर कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर ये एक एनर्जी होती है कि हमने बाहर जाना है, हम बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग। और अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या सोचा है और आपने किस तरह से करना है, वो देखेंगे अब्बू पैसे लगा रहे हैं, देखेंगे हमने यहाँ जाना है, अभी और भी हम देख मतलब हमारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमारे पास काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता है, हमारे स्कूल्स को पता है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को पता है, हमारे कॉलेजेस को पता है कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदलनी हैं। तो उससे पहले ही अगर हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्कूल तो बहुत अर्ली हो जाएगा, स्कूल में तो हमें नहीं पता होता था कि हमने क्या करना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे एटलीस्ट या कॉलेज लेवल पे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इस तरह की काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। 1 मंथ में, आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कि एटलीस्ट उनका माइंड मेकअप हो, उनको पता चले कि उन्होंने अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि देखिए एक क्लास में
या एक सेमिनार के अंदर 60 बच्चे बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 60 के 60 बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से 10 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनका माइंड क्लियर हो जाएगा, वो अपने आप को भी रेडी करेंगे, अपने वालिदैन को भी इस चीज़ को समझाएंगे कि भाई हम जाना चाहते हैं और हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। हमारे घरों के अंदर ये मामला थोड़ा कम होता है कि अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात है महविश, हम देखें तो बाहर के ममालिक में ज़्यादा जाने वालों की तादाद उनकी होती है जिनका ताल्लुक गांव से हो, बिल्कुल, या वो बड़े बैकवर्ड इलाके से हों, और वो फिर क्या करते हैं, वहाँ पहुँच के वो अपने ख़ानदान को वहाँ लेके जाते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। और होता क्या है कि वो घर बता के नहीं जाता कि मैं जा रहा हूँ, वो कोई ना कोई, मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो घर नहीं बताया जाता और वो चले जाते हैं और वो निकल जाते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि अच्छा मुंडा उत्थे पहुँच गया, साडा ते हुण ज़िंदगी बदलेगी और ये वो सब कुछ। लेकिन आप देखें कि हमारे अब का जो हमारी सफ़ेद पोश लोग हैं या मिडिल क्लास हैं, वहाँ पर वो बच्चे पे बड़ा गौर करते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को कौन सा टाइम दें, किस तरह से करें, कहाँ करें। यहाँ पे हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, कि अगर एक बच्चा है, उसने सेकेंड ईयर कर लिया और वो कहता है कि मुझे जाना है, तो वालिदैन उसका साथ दें, बिल्कुल, वो कंसल्ट करें, मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। देखें, अब आरिफ साहब, आप अभी हम ब्रेक इससे पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत से ऐसे केसेस हैं कि लोग आके बात करते हैं कि भी ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कंसल्ट करें, पहुंचे लोगों के पास, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। बिल्कुल, आप अपने बच्चे का माइंड बनाएंगे भी, हाँ ऐसे कर सकते हैं। इस चीज़ से भी बिल्कुल आपकी बात एग्री करती हूँ कि हमारे यहाँ ऑप्शंस बहुत आगे हैं, ठीक है, करियर काउंसलिंग के। लेकिन अगर स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें या हमारी जो मुकामी एजुकेशन के हवाले से बात करें, करियर काउंसलिंग दोनों फील्ड में हमें रिक्वायर्ड है। आरिफ साहब, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, वो लोग जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, वो एक अच्छे काउंसलर की पहचान कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, आप जब स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पैसे की भी, टाइम की भी, तो एक अच्छा काउंसलर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके ऊपर पहचान करना काफ़ी मुश्किल काम होगा कि क्योंकि इतने ज़्यादा कंसल्टेंट हैं, उसमें कौन सही है और कौन गलत है, आपको मेरा ख्याल है कि एक आम बंदे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना। लेकिन फिर भी एक कुछ प्रोमिनेंट नेम होते हैं किसी भी इलाके के अंदर, आप उनके पास जा सकते हैं। जो हम जैसे इदारे हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। तो जो एक अरसे से काम कर रहे हैं, उनकी कुछ गुडविल भी होती है सोसाइटी के अंदर, आप उनको चेक कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं। अगर कोई गलत काम करे तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि उसके बैड रिव्यूज़ भी आ जाएंगे वहाँ पर, तो आप उसको चेक यानी कि इस तरह काउंटर चेक कर सकते हैं उसको। लेकिन जो अभी आपका पिछला सवाल था उसमें थोड़ा सा फर्दर ऐड करूँ, जिस तरह मिस मरियम भी कह रही थी कि जो अवेयरनेस की बात हो रही है, जब बच्चा प्लान करता है उसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो किस डेस्टिनेशन पे उसका प्लान है, और फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर उसका फाइनेंस ही नहीं है, लेट्स सपोज कि वो ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का प्लान कर रहा है और फाइनेंस उसका है जी उसका हाफ उसके पास अवेलेबल, तो वो कैसे मैनेज करेगा? यानी कि ये हमारी प्लानिंग ही गलत होती है कि फ़ाइनेंस हमारे पास बजट कुछ और है और हम प्लान कुछ और कर रहे होते हैं, तो यहाँ से आपका बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने डेस्टिनेशन चूज़ की है वो गलत चूज़ की है आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी आपने ये देखना है कि जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी रिप्यूट क्या है वहाँ पर। देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, रैंकिंग वहाँ पर मौजूद होती है, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, प्लस जिस फील्ड के अंदर आपने अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो है रैंकिंग कितनी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने एक डिग्री ले ली, अब ये देखना उस डिग्री की कोई वर्थ भी है कि नहीं उस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही आगे आपने अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपका स्कोप है। अगर उस डिग्री करने की कोई वर्थ ही नहीं है, ये उस यूनिवर्सिटी के या उस कंट्री की वर्थ नहीं है, तो फ़ायदा क्या होगा आपको? आप आफ्टर 4 और 5 ईयर्स उसी पॉइंट पर होंगे जहाँ से आपने अपना जर्नी अब स्टार्ट किया था। देखिए, हमारे यहाँ पता है मसला ये होता है, कोई बच्चा जो है वो रैंकिंग नहीं चेक करता है, कोई बच्चा ये नहीं चेक करता कि इस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट प्रॉमिस क्या है अपने ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को लेकर, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी अब्रॉड के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं और फ़र्क क्या है एजुकेशन हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है और फॉरेन कंट्री की एजुकेशन है, और किस तरह से हम अपना एक्सपोजर जो है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है वो हमेशा से इंसान को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती है, सोसाइटी में बेहतरी लेकर आती है। अगर हम आज एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो कल को हम अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे। यहाँ पर मरियम आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम यहाँ की एजुकेशन, पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से बात करें, फ़ॉरेन एजुकेशन के हवाले से बात करें, डिफरेंस कहाँ पर नज़र आ रहा है? क्यों हमारे जो नौजवान हैं इनका जो ट्रेंड है वो फ़ॉरेन एजुकेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है? अब मैं विश इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ ना किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा है। हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताया है कि भारी भारी किताबें उठाएंगे तो ही आप पढ़ सकते हैं और तो ही आप स्कूल जा सकते हैं। अब आप देख लें इधर किसी भी स्कूल में चले जाते हैं, यहाँ से दफ्तर से बाहर निकलें, प्राइवेट स्कूल होगा और प्रेप, नर्सरी, प्ले ग्रुप का बच्चा जो है उसका बैग आप पकड़ें तो वो 4 to 5 kg का आराम से होगा। उसके अंदर भारी भारी नोटबुक्स रखी होंगी। नर्सरी, प्ले और ये प्ले ग्रुप के बच्चे, प्रेप के बच्चे क्या हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप इनको सिर्फ उनके थॉट्स क्लियर करें, उनको विजुअल्स के थ्रू पढ़ाएं। हम क्या करते हैं, हम किताबों के रट्टे में लगे रहते हैं। उसके बाद जैसे आप आगे जाते जाते हैं उसके साथ साथ आप पे प्रेशर घर वालों की तरफ से भी होता है और स्कूल की तरफ से भी होता है कि जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे उसको ये कर दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा। ये सोचे बगैर कि हो सकता है कि यार जो सोशल स्टडीज़ में बच्चा अच्छा है और मैथ में अच्छा नहीं, तो हो सकता है उसको सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बिल्कुल वो ज़्यादा बेहतर पढ़ सकता हो। लेकिन हमारा जोर मैथ्स पे, कहते हैं वो सोशल स्टडीज़ का हमने क्या करना है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने गेम्स में हमने अपने बच्चों को ना एक लगाया हुआ है, एक सर्कल है जो रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है। हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी किस्म का भी कोई इस तरह की कोई खेलने वाली ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। आपका बच्चा वो 4 दीवारी के अंदर बंद है, वहीं से निकलेगा और वहीं से घर जाके फिर घर की 4 दीवारी में बैठ जाएगा। घर वाले भी नहीं सोचते कि भी हमने अपने बच्चे को जो है वो ग्राउंड्स में भेजना है। चलें ये ठीक हो गया। मैट्रिक में आके इतना प्रेशर होता है, मुझे याद है हमारी टीचर्स कहती होती थी आप लोगों को किसी ने एडमिशन नहीं देना, आप लोग बैठे रहेंगे अपने मार्क्स को लेके। कुछ नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, आपकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत काउंट करता है। लेकिन हमें स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाया जाता। और ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होगा, ये सबके साथ किया जाता है। जब हमने मैट्रिक के बाद अपने सब्जेक्ट्स रखने होते हैं तो हमें कोई जो है नहीं समझाता। हाँ, वालिदैन का ये होता है तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम FSC इंजीनियरिंग कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम मेडिकल कर लो और ICS कर लो जी, तुम मैथ्स पढ़ लो। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास। किसी को पता ही नहीं है कि हमने क्रिएटिविटी की तरफ किस तरह जाना है। बाहर के ममालिक में आप वहाँ 5th क्लास तक का बच्चा, वहाँ पे उनके बैग में कुछ नहीं होता। उनका बैग में सिर्फ उनका लंच बॉक्स, उनकी वाटर बॉटल और उसके अलावा कुछ MCQs, फिलिंग दी ब्लैंक्स जैसे पेपर्स होते हैं। उनकी जो बुक्स होती हैं उनके स्कूल्स में होती हैं और वो घर के लिए सिर्फ अपना वही काम लेके जाते हैं जिनमें फिलिंग दी ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स के कुछ पेपर्स होते हैं, एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी भी देखें वो कौन सी होती है जो एक नॉर्मल है, आपकी किताबों के साथ नहीं जुड़ी हुई। उसमें कॉमन सेंस के सवाल हैं, बच्चा देखेगा, पढ़ेगा, सीखेगा और वो बड़ा उसमें एक और क्रिएटिविटी आती है। हमारे यहाँ वो कहते हैं 5th क्लास का बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन भी ले और फर सारा कुछ करता फिरे, तो ये नहीं हो सकता। यही डिफरेंस है वहाँ की और इधर की एजुकेशन में कि हमने अपने स्टूडेंट को, अपनी नौजवान नस्ल पे इतना बोझ डाल दिया। आप देखें कि हमारी अब के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी हुई है, स्पेशली मैट्रिक या 8th के बाद, उनका ये गिला है, वो कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि हम प्रेशराइज बहुत करते हैं, हम बच्चे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। 8th के बाद आप देखें जब 9th 10th में भी हम लोग अपना देखते हैं, कुछ ने साइंस सब्जेक्ट रखने हैं, कुछ ने कंप्यूटर सब्जेक्ट रखने हैं, और जो बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट रखता है उसको लाइक समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सोचा ही नहीं जाता कि यार पता नहीं ये कितना क्रिएटिव होगा साइंस स्टूडेंट से। ये हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा मरियम ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। आप क्योंकि डिफरेंस की बात कर रही हैं, देखिए हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए या हायर स्टडी PhD वगैरह। तो जो मेजर डिफरेंस है वहाँ पर वो है रिसर्च वर्क।
वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नो डाउट कि वो रिसर्च के ऊपर काम कर रही हैं, वो इन्वेंशन सेंटर्स हैं एक्चुअली। जो भी चीज़ नई आ रही है मार्केट के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं रिसर्च पर, जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ऐसा है। तो एक तो जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जा रहा है तो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर रिसर्च है और आप वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक जो ऑब्जेक्टिव होता है कुछ लोगों का वहाँ पर जाकर कि आपकी जो डिग्री है उसकी वर्थ ज़्यादा है, यानी कि उसका स्कोप ज़्यादा है। आफ्टर अचीविंग योर डिग्री जब आप वापस आते हैं यहाँ पर अपनी कंट्री में, तब भी आप उसका रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिलता है। उस डिग्री की बेस पर आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं किसी और कंट्री में, तब भी आपके लिए एक चॉइसेस आ जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है दोनों की डिग्रीज़ की वर्थ में। इसलिए अगर आप देखें यहाँ पर जो ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, वो प्रैक्टिकल स्किल्स उसमें नहीं होती। ठीक है, वेब यानी कि कंप्यूटर साइंसेस में डिग्रीज करके निकलते हैं और उनके पास कोई ज़ीरो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं मार्केट की जॉब के लिहाज से। वो प्राइवेट जाकर कुछ शॉर्ट कोर्सेज करते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था, जब वो डिग्री करके निकले थे तो उनकी स्किल्स शार्प होती और डायरेक्टली उनको इनवाइट किया जाता। और जब ये चीज़ हम वहाँ देखते हैं जिन्होंने वाकई एजुकेशन ली है तो वो स्किल्स को बहुत ज़्यादा शार्प कर चुके होते हैं और उनको फ़ौरन जॉब्स ऑफ़र हो जाती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है दोनों में। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी अब्रॉड के लिए जब जाते हैं फ़ैसला तो कर लेते हैं, फ़ैसला करने के बाद के जो चैलेंजेस हैं उन्हें नहीं समझ पाते। जैसे एक चैलेंज आपने ये बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं चेक करते, और अगर फॉर एग्जांपल वो किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, उसका कोई जहन साजी नहीं हुई है, उसे फॉर एग्जांपल एक टेम्प्रेरी ऑप्शन दे दिया विदाउट रैंकिंग चेक करने के हवाले से, और वो चला जाता है। वहाँ जाकर उसके लिए क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, या एक ऐसा डिसीजन आप स्टडी अब्रॉड के लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान से आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपकी जो फॉरेन लाइफ है वो ईजी हो? जी बिल्कुल ऐसे ही देखें, एक तो माजी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूके में भी और कुछ जगह पर ऐसे कॉलेजेस थे जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको शट डाउन किया था। इसका मतलब है वो बोगस थे, सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ चल रही थी वहाँ पर। अगर एक बच्चे का एडमिशन ऐसे कॉलेज या ऐसी जगह पर हो गया तो उसका सोचें फ्यूचर क्या होगा। वो अपनी फ़ीस भर चुका है, वो सब कुछ कर चुका है, वो अगर उसकी इंटेंशंस भी प्योर थी लेट्स सपोज पढ़ने की, और वहाँ पर जाकर वो कॉलेज ख़त्म हो गया या उसने उसको अवार्ड करने के बाद वो ख़त्म हो गया है, अगर उसके पास अगर वो डिग्री जो सर्टिफिकेशन उसने उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए हुई है उसकी वर्थ क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो ये सारी अवेयरनेस किसका काम है? वो जो उसका कंसल्टेंट था या उसके अपना काम था कि उसको सही गाइड करते, बजाय इसके कि वो अपने एक प्रॉफिट की तरफ देखते, अपने पर्सनल बेनिफिट की तरफ देखते। पहला बेनिफिट उस कंसल्टेंट को या जो करियर काउंसलर है उसको देखना चाहिए कि वो जो क्लाइंट आया है उसका बेनिफिट किस चीज़ में। अगर आप उसका बेनिफिट देखेंगे तो फिर आपका बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सही डायरेक्शन दी जाए और उनको बताया जाए। और अगेन इसमें मैं फिर कहूँगा यहाँ पर जितना आप अपने साथ सिंसियर हो सकते हैं कोई आपके साथ नहीं हो सकता। तो मैं ये एडवाइस करूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि वो अपने साथ सिंसियर हों, अपनी रिसर्च वर्क को प्रॉपर करके जाएं, पूछें और जो कुछ उनको बताया गया उसको जाके डबल वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करेंगे। और उनको आजकल तो देखें इन्फॉर्मेशन वेबसाइट, हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, तमाम इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के डिटेल कंटेंट जो भी रिक्वायरमेंट है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। आप जाएं उसको पढ़ें तो सही। यहाँ पे बच्चा वो बॉदर ही नहीं करता है कि उसको पढ़ने के लिए उसका तो मकसद होता है कि बस मुझे बाहर जाना है। हाँ जी, एक प्लेट में रखी हुई चीज़ हलवा मिल जाए और वो उसको खा ले, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर लॉस में जाएंगे। आपने भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट को एक कोर्स सजेस्ट करते हैं, कितने स्टूडेंट होंगे जो जाके उस कोर्स को रिसर्च करेंगे, कितने स्टूडेंट होंगे जो जाके देखेंगे कि इस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसके क्रेडिट आवर्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी की असेसमेंट मेथड का तरीकाकार क्या है, आया इस कोर्स का जो होगा एक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी होगी, जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो किस हवाले से होगा। ये चीज़ें हम नहीं देखते। ये चीज़ देखें, SOP होता है, एक ऑप्शन बनवाया जाता है स्टूडेंट्स। जब आपके इंटरव्यूज़ यूनिवर्सिटी लेती है या एम्बेसी लेती है, वो यही सारी बातें कर रही होती है कि आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है। अगर एक बच्चे ने रिसर्च नहीं की है तो वो क्या जवाब देगा वहाँ पर? ऑब्वियसली वो गलत जवाब देगा या उसके पास जवाब ही नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगी, रिफ्यूज़ कर लेगा अपना वीज़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वो पढ़ने जा रहा है वो उसको पहले चेक करे, ताकि अगर उसका कोई इंटरव्यू हो तो उसका नॉलेज वहाँ पर अपडेटेड हो। अपडेटेड नॉलेज होगा तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा उसके लिए, वो तमाम इंटरव्यूज़ में सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे सकेगा। और
यहाँ पे सिर्फ बैरियर क्या आ सकता है कि लैंग्वेज का हो सकता है। ठीक अगर है। उसका लैंग्वेज का इशू ना हो तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ वैसे पर। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से, कम्युनिटी के फीडबैक मुझे आते रहते हैं। आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा फोबिया जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू है। क्यों हमारे स्टूडेंट्स इतना घबराते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर स्टूडेंट जो है वो स्टडी अब्रॉड का फ़ैसला कर लेता है, वो कंसल्टेंट के पास जाता है, सबसे पहले सवाल ये होता है कि मेरा एम्बेसी इंटरव्यू तो नहीं आएगा। इस पर किस तरह से चेक्स होते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। बैक जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से स्टूडेंट्स के कुछ फोबियाज़ होते हैं। एक तो ये कि वीज़ा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा फोबिया जो आज के स्टूडेंट्स को वो ये है कि एम्बेसी इंटरव्यू को किस तरह से पास किया जाए। तो इस पर आरिफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों हमारे स्टूडेंट एम्बेसी इंटरव्यू से घबराते हैं? अगर किसी का एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है तो क्या चांसेस होते हैं पास होने के? या क्योंकि स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, या किन प्रोफाइल पर जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है? अच्छा देखिए, आजकल तो जो इंटरव्यूज़ हैं वो रैंडम हो रहे हैं, ठीक है, किसी का यानी चेक्स कर रहे हैं वो। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट है उससे कुछ घबराने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि इसको हम SOP के ऊपर आते हैं। आपने शायद ये सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो SOP खुद नहीं लिखते, कंसल्टेंट से बनवाते हैं या किसी भी राइटर से वो बनवा लेते हैं। अब किसी ने उसको अगर बना कर दे दिया तो अब SOP है क्या? आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, करंट सिनेरियो यानी एजुकेशन को लिंक किया जा रहा है, आपका फ्यूचर इंटेंशंस क्या और वो क्यों आप स्टडी करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, वो सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, उसका स्कोप क्या है, यानी सारा आपके ब्रेन के अंदर वो प्लान क्या है, वो पूरा प्लान आप लिख कर देते हैं। अब एक बच्चे ने खुद वो प्लान लिख कर ही नहीं दिया है तो उसको पता ही नहीं है कि ये भेजा क्या, और वो सारा सबमिट हो चुका है यूनिवर्सिटी के पास और वो चला गया एम्बेसी, उन्होंने उसको रीड आउट कर लिया उस प्लान को। उस प्लान को देखते हुए वो रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी कर रही है आपसे, जब वो आपसे सवाल करेंगे और आपको पता ही नहीं है मैंने लिख कर क्या भेजा हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? वहाँ पे आपकी फेलियर हो जाएगी। सेम थिंग हैपन विद एम्बेसी। जब एम्बेसी से आप इंटरव्यू करते हैं तो इसी किस्म के जब क्वेश्चंस आते हैं आपको पता ही नहीं होता मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखें, सबसे पहले वो सवाल ही ये कर रहे होते हैं कि वाई दिस कंट्री। आपने जो मैं पहले बात कर रहा था कि रिसर्च की, आपने रिसर्च ही नहीं किया कि डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके और अमेरिका में क्या है, मैं क्यों यूके को या ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा को सिलेक्ट करने। आपने वेदर कंडीशंस को चेक नहीं किया, क्या मुझे वो सूट करती, आपने कल्चरल वैल्यूज़ को चेक नहीं किया, क्या मैं वहाँ पर एडजस्ट हो सकता हूँ, आपने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को चेक नहीं किया, आपने क्वालिटी एजुकेशन को कंपेयर ही नहीं किया कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में ले रहा हूँ और एक यूनिवर्सिटी में लंदन के अंदर या यूके के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर के हवाले से क्वालिटी एजुकेशन क्या है। तो ये चीज़ें अगर आपने पहले की हुई तो एम्बेसी में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी मसला होगा। यानी अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो एम्बेसी के इंटरव्यू को आप इंजॉय करेंगे यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू को भी, हाँ वो 30 मिनट्स हो 1 आप बोलें। लेकिन अगर एक बच्चा वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, उसका नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो क्या जवाब देगा? फिर वो डरेगा, ऑब्वियसली डरेगा, और फिर जब वो डरता हुआ जाएगा, एक तो जवाब नहीं दे पाएगा, दूसरा नॉलेज नहीं होगा, तो फिर और ये भी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि सारी प्रोफाइल जो है वो एम्बेसी के पास गई होती है, फिर भी वो अपनी एजुकेशन के हवाले से कहीं ना कहीं ब्लंडर कर देते हैं, कुछ बातें जो हैं वो एम्बेसी को बतानी होती है वो नहीं बता पाते हैं, तो जिसका रिजल्ट जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल में आता है। तो एम्बेसी से सबसे पहली बात कि आप झूठ ना बोले, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो देखें, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं, चाहे आपका MOI पे एडमिशन हो रहा है, चाहे इंग्लिश टेस्ट पे हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर की जाए। मरियम, आज के दौर में अगर हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को देखें तो जाहिर सी बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमारा स्टूडेंट कम्युनिकेशन को उतनी प्रेफरेंस नहीं देता। वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें कोई ना कोई जो है वीज़ा मिल जाए। इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं कि ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट की प्रोफाइल पर कितना असर डालती है? अच्छा, इसमें ना सबसे अहम बात, क्योंकि जब से हम मॉर्निंग शो में बैठे हैं तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम वो यही है कि हम बचपन से ही हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को मेंटली तौर पे रेडी नहीं करते। हम उनको कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है। आप एक घर छोड़ के दूसरे घर की कहानी है कि अगर स्कूल के अंदर कोई ड्रामा कंपटीशन है, कोई स्पीच कंपटीशन है, कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ है, तो बच्चे अगर घर पूछते हैं तो वालिदैन कहते हैं नहीं बेटा क्या करना है तुमने, करके रहने दो, कोई बात नहीं तुम छुट्टी कर लेना उसे।
ठीक है, ट्रिप जा रहा है, बेटा तुम छुट्टी कर लेना उस दिन। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना बच्चा एक तो कम्युनिकेट करना सीखता है, लोगों में उठना बैठना सीखता है और उसको एक्सपोजर मिलता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जब आपका बच्चा स्कूल से ही कॉन्फिडेंस निकलता है और उसके बाद उसको पता है कि उसने कम्युनिकेट कैसे कैसे करना है, किसको क्या जवाब देना है, बदतमीज़ी का नहीं, तमीज़ वाला लेकिन ये है कि उसको कम्युनिकेट करना आ जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर देखें एक ना कहा जाती है बात कि हमारे यहाँ पढ़ लिया जाता है और जब हम पढ़ाने की बारी पर आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग या ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपनी बात को सही से कन्वे ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, बच्चा अब जो बैठा हुआ है डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर, वो अब टीचर को नहीं कह सकता कि मैडम आपकी बात समझ नहीं आ रही है, सर आपकी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो दिल में अपने आप को ये कह रहा होता है कि सर की बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं अब क्या बनेगा हमारा, ही जो आगे पेपर देंगे हम 6 माह बाद या साल बाद, इसका हम पता नहीं क्या करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है कि आप सही से अपने लोगों के साथ अपनी जहाँ पे भी इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर अपनी बात को सही कन्वे नहीं कर पाते। उसी तरह से अगर दूसरे हाथ की तरफ देखें, जब आपने बाहर के लिए जाना है और एम्बेसीज में आपका इंटरव्यू है, जब आप अपने मुल्क में रह के, अपने शहर में रह के आपने जो चीज़ें की हुई हैं आप वो नहीं कर पा रहे, तो अगर आपने दूसरे ममालिक में जाना है तो वहाँ जाके आप कैसे कम्युनिकेट करना सीखेंगे। बिल्कुल। जब आप अपने मुल्क के अंदर लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लोगों के साथ नहीं आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा, तो वहाँ जाके भी वो लड़खड़ा जाएगा कॉन्फिडेंस। तो ये हमेशा जो भी लोग हमें आमतौर पर हम देखते हैं ना कि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक स्टोरी यही होती है कि स्कूल में इन्होंने ये सारा कुछ किया था जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस का लेवल जो था उनका बढ़ गया, उन्होंने कम्युनिकेट करना सीख लिया। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब आप देखें, बच्चे से कोई सवाल पूछें आजकल के बच्चे से, वो कभी माँ के पीछे छुपता है, कभी बाप के पीछे छुपता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने कभी दिया ही नहीं। वालिदैन ने कहा वो हम अच्छा, हमारे ना एक छोटी सी ये भी चीज़ होती है, अब सफ़ेद पोश जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, स्कूल्स में बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाएं, बच्चे ग्रो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह के प्रोग्राम्स आता है ना, तो उसमें हमारे स्कूल वालों की भी डिमांड होती है कि आप ये कॉस्ट्यूम लेके आएँ, ये कॉस्ट्यूम लेके आएँ। वो वालिदैन बेचारे दिल में सोचते हैं कि भाई हम एक तो फीसें दें इतनी भारी भारी, 10-10 हज़ार एक बच्चे की फ़ीस है। ये मैं आपको मतलब वो स्कूल्स बता रही हूँ जो बहुत हाई क्लास नहीं है। और अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर देते हैं तो उसके साथ ही होता है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि फ़ीसें भी दें, कॉस्ट्यूम भी हर हफ्ते हर महीने करा के दें, तो इससे अच्छा बच्चा घर बैठे। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे स्कूल्स को भी सोचने की ज़रूरत है, अगर ये आपका बच्चा है या आपका यहाँ से पढ़ के आगे जाएगा तो ये आपका ही नाम रोशन करेगा। आपको अपने स्कूल का नाम याद होगा, मुझे अपने स्कूल का नाम याद है, और जब हम कभी बैठते हैं तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारा स्कूल था और हम यहाँ से पढ़े। लेकिन हम जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमारे स्कूल वालों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम ये बच्चा तैयार करके बाहर भेज रहे हैं तो क्या हम इसको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। क्योंकि देखिए स्कूल्स को पता होता है कि फैमिलीज़ कैसी हैं और बच्चे। अच्छा देखिए, बड़ी अहम सी बात है, हम जब मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मुझे याद है कि मेरी क्लास में मुझे पता होता था कि कौन सा बच्चा वीक है और कौन से बच्चे शार्प हैं। तो अगर आपकी टीचर को पता है तो उस टीचर को चाहिए कि वो अपने बच्चे को इस तरह से मोल्ड करे, इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में मूव कर सके। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन हम इन पे गौर नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट में होना और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना ये बहुत ज़रूरी है। सब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आजकल के ट्रेंड के हवाले से बात करें, यूके की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI पे एडमिशन ले रही हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका इंग्लिश में है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह से यूरोप में हम देख रहे हैं कि फ्रांस में भी, जर्मनी में भी सब MOI एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इसका नुकसान मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को ये होता है कि स्टूडेंट MOI पे चला तो जाता है लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप हमेशा से रहता है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ अर्ज़ की थी कि MOI इट्सेल्फ गलत नहीं है, लेकिन हमने देखना वही है कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है इंग्लिश के हवाले से, और अगर जो मोस्टली नहीं कर रही है हमारे मुल्क में, प्रॉब्लम यही है। इसलिए जो MOI के ऊपर चले भी जाते हैं वहाँ जाकर भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, और ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेस भी वो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रहा है। और आगे आने वाले हालात में क्योंकि कुछ लॉस चेंज हो रहे हैं, आप इसके अंदर भी कुछ चेंजेस देखेंगे। शायद MOI तो ख़त्म ना हो लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा आ जाएंगे, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो फिर उन बच्चों को फिर सोचना पड़ेगा जो सोच रहे थे कि शायद हमें IELTS ना करना पड़े, PT ना करना पड़े और हमारा शायद जैक चल जाए, तो जैक नहीं लगेगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अब आगे जो प्रॉब्लम्स ये आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स मैं नहीं कहूँगा बल्कि बेहतर होगा कि
जो लोग जाकर वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, मीन इनके इंटेंशंस होते हैं, प्री प्लान सोच के जाते हैं कि स्टडी वीज़ा को मिसयूज़ करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो कि गलत है। वो आपके मुल्क के साथ भी ज़्यादती करते हैं और बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देखते हैं कि इस पे स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है, और ना स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता है, एजुकेशन काउंसलर को भी सफ़र करना पड़ता है, पाकिस्तान को भी सफ़र इस वजह से करना पड़ता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फर्दर भी हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल वीज़ाज़ के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल वीज़ाज़ के रूल्स के हवाले से क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है फ़ॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं होता रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरह से फॉलो करना है, और तीसरी जानिब ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने वीज़ाज़ को मिसयूज़ करते हैं, जिसका जो असर है हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ पे होता है, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, अगले इनटेक पे स्टूडेंट्स को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ऐसे में हमने एक बेहतरीन स्टूडेंट किस तरह से साबित होना है, पाकिस्तान के लिए किस तरह से कोशिशें करनी है, इस पर आरिफ साहब आप बड़ी खूबसूरत बातें बता रहे थे जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि स्टडी वीज़ा पे फ़ॉरेन कंट्री जाते हैं। जी बिल्कुल, बात को वहीं से कनेक्ट करूँगा दोबारा कि जिस तरह न्यू लॉज आ रहे हैं अब इसमें ऐसा है कि अगर बच्चे वहाँ जाकर स्लिप होते हैं, अपनी स्टडी से डाइवर्ट होते हैं, तो वो जिस कंसल्टेंट ने उनको भेजा है और जिस यूनिवर्सिटी में उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी जो उनको रिक्रूट कर रहे हैं, और वो ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, उनको लिमिट किया जा सकता है। तो इसका अब पिछले दिनों हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं जो कंट्री हेड होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, वो यही बात पे फोकस कर रहे थे कि प्लीज़ ऐसे लोगों को रिक्रूट मत करें जिनको आपको फ़ील हो रहा हो कि ये वहाँ जाकर स्लिप हो जाएंगे, यानी जो स्टडी वीज़ा को मिसयूज़ करेंगे। जेन्युइन स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि रिक्रूट करें। अब एक कंसल्टेंट को एक अंदाज़ा हो जाता है जब आप एक इंटरव्यू करते हैं फैमिली का और उनसे मुलाकात के, इसके फाइनेंस कितने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं। अगर आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता चल चुका है तो आप उसको बता दें कि भाई आप गलत करने जा रहे हैं और उसको रिक्रूट ही ना करें। ठीक है, और फ्यूचर में तो बात है जो मैं करना चाहती हूँ। हमने देखा है कि अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, बहुत चीज़ें हम शहर से बाहर निकलते हैं या शहर के अंदर होते हैं, मार्केट में ये लिखा जाता है कि बहुत ब्रोशर्स भी इसमें फैलाए जाते हैं कि जी 10 लाख में यूके, 15 लाख में यूके। क्या इतनी अमाउंट में पॉसिबल है? अगर एक स्टूडेंट है जो इतनी अमाउंट जैसे तैसे करके इकट्ठा कर लेता है तो वहाँ जाके वो बाकी फ़ी मैनेज कर लेगा? देखें, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वन टाइम 10, 20 या वट, ये वन टाइम आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि आपने जो एक टर्म की फ़ीस थी और आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपने वो शो किया, बाकी चीज़ें आपने अपनी स्टेटमेंट में शो की हुई हैं कि फ़र्दर पेमेंट ये है। अगर वो स्टेटमेंट ही आपकी जाली है, इसका मतलब है फ़ेक है या वो आपका अपना पैसा नहीं है, किसी से लिया हुआ है, तो बाद में आप कैसे उस चीज़ को अफोर्ड करेंगे? वहाँ जाकर भी तो आपने पेमेंट करनी है। अब एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन ये है हमारे मुल्क में कि एक स्टूडेंट चला जाएगा और वहाँ जाकर अर्निंग के साथ लर्निंग भी कर लेगा और अपनी फ़ी भी मैनेज कर लेगा। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होता है। देखें, वहाँ पर आपका जो वर्क है वो पार्ट टाइम है, उसकी भी एक रीज़न है 20 आवर्स। और ये सवाल ये बनता है कि 20 आवर्स ही क्यों? 20 आवर्स आपके पास टाइम, अगर देखें 2 दिन अगर आप जॉब कर लें 10 आवर्स की, 20 आवर्स आपके कंप्लीट हो गए। 7 में से आपके पास 5 वर्किंग डेज है जो कि आप स्टडीज़ के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, और आप गए स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए नहीं गए। तो मीन्स एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मैनेज कर सकता है 20 आवर्स को। अगर आप उसको फुल टाइम पर ले जाते हैं, पहली बात यह है कि तो आपकी स्टडी डेफिनेटली उससे मुतासिर होगी, उसका इम्पैक्ट आएगा। आप एक क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे, आपका मेन फोकस टुवर्ड्स वर्क हो गया, और दूसरा वायलेशन कर रहे हैं रूल्स की उस कंट्री की, और आप इतना अर्न नहीं कर सकते कि आप अपनी फ़ीस भी दे दें और अपनी लिविंग जो एक्सपेंसेस है उसको भी मीट कर लें। जैसे यहाँ पे देखें, आप स्टडी कर रहा होता है बच्चा, उसको एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, उसके दूसरे जो काम होते हैं उसके घर वाले कर रहे हैं, मीन्स उसके जो कपड़े वॉश होने हैं, उसके दूसरे घर के काम हैं, ना वो कमा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो एवरीथिंग उसकी फैमिली उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जब बच्चा बाहर जाता है, ये छोटे छोटे काम भी वो खुद कर रहा होता है, वो काम भी कर रहा है। अब मुझे बताएं, वो एक स्टडी भी कर रहा है, वो 8 आवर्स की ड्यूटी भी देता है, वो बाकी आके खाना भी पकाता है, लेट्स सपोज, और अपनी दूसरे जो ज़िंदगी के काम है, घर की सफाई वगैरह अपने रूम की, वो भी करता है। तो इतना टाइम
उस वक्त कर सकता है जब एक दिन में 48 आवर्स हों, ठीक है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली 24 आवर्स ही रहेंगे, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जी वो जाकर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो करने पर जाएगा तो डेफिनेटली वो अपनी स्टडी से स्लिप हो जाएगा, वो स्टडी नहीं कर रहा है, फिर वो सिर्फ काम कर रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल सर उन लोगों को आती है जो इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्लिप आउट होते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कुछ रीजन्स को भी बैन किया हुआ है, जिसमें KPK वाली साइड आ गई। और ऐसे में मुझे लगता है कि हम जो हैं, अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, हम पाकिस्तान का इमेज है, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस पर मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। एक सिविल सेंस होती है, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के शहरियों का सबूत देती है कि वो कितने सेंसिबल हैं। हमारे हम कवानीन को फॉलो नहीं करते और यही रुझान लेकर हम किसी फॉरेन कंट्री मूव हो जाते हैं। ये हमारे जो बिहेवियर को, हमारी नेशन को किस तरह से ख़राब करे। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात किया कि हमारे अपने मुल्क के अंदर रूल्स हैं लेकिन हम उन पर फॉलो नहीं करते, और बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ और मैं हमेशा नोट करती हूँ। आजकल ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे दीगर इदारे जो हैं स्कूल्स के सामने और जो हमारे लगे हुए इशारे, उनके आगे ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी ढीठ कौम है कि हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। तो आप पेंट ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, अरबों खरबों आप किसी और चीज़ पे लगा दें, क्योंकि हमारी कौम तो इस तरफ आती नहीं है कि हमने इस रूल के ऊपर आना। और ये बहुत सादा रूल है, इसमें आपकी ज़िंदगी है और एक अगले बंदे की ज़िंदगी बचाने का रूल है, लेकिन आप नहीं बचाते। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं महविश जो यहाँ से बड़े कोई जाते हैं ढीठ से कि भाई हमने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। पाकिस्तान में तो कोई रूल फॉलो करते ही नहीं, और जब वहाँ जाके वहाँ की सख्तियाँ, वहाँ के रूल्स उनके ऊपर पड़ते हैं ना, तो उसके बाद वो पाकिस्तान आ कह रहे होते हैं कि आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आप जो बाहर जाके इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, बाहर जाके आपको पता चलता है कि बाहर के ममालिक में सारा कुछ नहीं अलाउ, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते भाई? ये आपका मुल्क है, आप जो इसके लिए कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ जाके। और वहाँ जाकर आप फिर जब आपके पीछे डंडा लगता है उनका, तो फिर उसके बाद सीधे हो जाते हैं आप, फिर यहाँ आके लोगों को मिसालें दे रहे होते हैं कि वहाँ तो ऐसा होता है भाई, वहाँ तो ऐसा। तो अपने मुल्क में तो पहले करो कुछ। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़े होते हैं, बिल्कुल किसी गुजरने वाले को जगह दें, स्कूल वाले बच्चों को गुजरने की जगह दें, लेकिन हम बड़े ढीठ हैं, हम नहीं बाज आते। मैं एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो के अंदर पता नहीं कौन से मुल्क का था, मुझे नहीं पता, लेकिन फॉरेन कंट्री का था। उसमें एक लड़का अपनी बाइक से थोड़ा आगे जाता है और पीछे से पुलिस वाला आता है, उसने कोई प्लास्टिक का आई थिंक पकड़ा होता है, स्केल होता है काइंड ऑफ, वो उसके सर पे उसने हेलमेट पहना होता है, तो मारना शुरू कर देता है। वो जब तक अपनी बाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे नहीं लेके आता, वो बंदा मारने से नहीं हटता। हालांकि वो प्लास्टिक होता है, उसको लग नहीं रहा होता, लेकिन वो इस बात की एग्जाम्पल दे रहा होता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं जाना। मेरे ख्याल है हमें भी एक ऐसे शुरते की ज़रूरत है जो लोगों को सीधा करे, ताकि हम लोग कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने कुछ कवानीन के ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अभी अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पर और ट्रेंड की बता रहे हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये चीज़ अंदर से आती है, ये मार से, डंडे से हम सही नहीं हो सकते, अंदर से हमें एक चेंज लेकर आनी पड़ेगी। और जो आपने बात की थी कि हर शख्स जो है ना अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, विद इन द कंट्री भी और आउटसाइड द कंट्री में। एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहूँगा कि एक दफ़ा एक विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ मुझे सिंगापुर में। वो एक सब रोड था, कोई मेन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, और उस वक्त मैं पाकिस्तान से कह लें कि नया नया गया था, ये बहुत पहले की बात है। वहाँ पर विज़िट कर रहा था मैं, रोड को क्रॉस करना था, एक कार थी जो तकरीबन 15-20 मीटर दूर होगी आ रही थी। मैंने अपना पाँव वापस पीछे कर ले कि चलो गुजर, जैसे हमारी आदत बनी होती है यहाँ पर। तो वो उन्होंने ब्रेक लगा ली वहाँ पर, जो भी ड्राइवर थे। मैंने उनको इशारा दिया कि भी चले जाएं, तो उन्होंने मुझे इशारा किया नहीं आप, यानी कि इशारे से बात हो रही है। मैंने दोबारा उनसे कहा कि भी आप क्रॉस कर लें, तो उन्होंने दोबारा भी रुके रहे और वहीं पे स्टॉप रहे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। खैर मैंने क्रॉस कर लिया, और यानी कि कहने का मकसद है कि पैदल चलने वालों के लिए उस कंट्री में कितनी इज्जत है। यानी वो कार चलाने वाला वो वहीं पर खड़ा रहा मेरे कहने के बावजूद 2 टाइम्स।
आज भी मेरे जहन में वो एक छोटा सा वाक़या बिल्कुल, और वो ताज़ा चीज़ है। आपने देखा होगा कि थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में साथ रह रही है। जिस तरह आपने ये वाक़या हमें बताया, वो कहीं न कहीं एक मैसेज छोड़ के गई है। बिल्कुल। हमें भी अपनी कंट्री को लेकर लोगों के ज़हन में एक पॉजिटिव इमेज छोड़ना है, उसके लिए रूल्स एंड और दूसरे रेगुलेशंस देखें, को आज फॉलो भी हम करना उस शख्स की भी, उस कंट्री की भी तारीफ़ कर रहे हैं। इसी तरह आपकी बिल्कुल। कंट्री की कोई तारीफ़ करेगा बिल्कुल इसी तरह से। अगर आप अपना कोई अच्छा एक्शन शो करेंगे कंट्री में या कंट्री के है। बाहर बिल्कुल शो इसी तरह करेंगे। से, बिल्कुल इसी तरह से। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया जी। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। और अगर हम बात करें मजमूई तौर पे तो दो चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। वो है एग्रीकल्चर, गल्ला मंडी, और जिसमें किसान और आड़तियों का जो रोल है, हम देखते हैं कि बड़ी मेहनत से आवाम तक अशय खुर्दोनोश पहुँचाते हैं। मौजूदा सिनेरियो के हवाले से बात करें, बढ़ती हुई महंगाई, टैक्सेस की भरमार और दीगर मसाइल जो हैं वो किस तरह से गल्ला मंडी को मुतासिर कर रहे हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ को किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शेख मोहसिन साहब ने, वाइस चेयरमैन हैं अंजुमन आड़तियाँ इंसाफ ग्रुप गल्ला मंडी। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है राना तैयब साहब ने। आप चेयरमैन हैं अंजुमन आड़तियाँ इंसाफ ग्रुप गल्ला मंडी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तैयब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शेख साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करेंगे। गल्ला मंडी के मसाइल के हवाले से बात करें तो क्या क्या मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं? मैम, गल्ला मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने हुकूमत ये संभाला है इक़्तिदार, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है। तो गल्ला मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने भी ताउन किया, इंतज़ामिया ने हमारे साथ ताउन किया है। 6.5 करोड़ का हमें फ़ंड मिला है, लोकेट हुआ मार्केट कमेटी की तरफ से, जिसमें हमारे 2 रोड्स बन गए हैं। तो सीवरेज भी जो जब से गल्ला मंडी आई है यहाँ पे 40 साल 45 साल हो गए हैं। गल्ला मंडी नहीं को सीवरेज अपग्रेड हुआ था, अब सीवरेज भी अपग्रेड हो गए। अब हमारा एक रोड बनने वाला रह गया है। कुछ गल्ला मंडी के जो ट्रैफिक के लिए हमें कुछ सहूलतें चाहिए होती हैं विद इन द गल्ला मंडी, उसके लिए हमें कुछ मसाइल दरपेश हैं। कुछ हमारे दालों के इंपोर्ट के मसाइल हैं, तो उसके लिए भी हम इंतज़ामिया से ताउन। क्या क्या मसाइल हैं दालों के हवाले से? हम देख रहे थे कि माजी में दालों की कीमतें बड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अगर मौजूदा सिनेरियो के हवाले से बात करें तो क्या हमें मुस्तकबिल में या अभी के हालात जो देख रहे हैं, दालें सस्ती हुई नज़र आ रही हैं? मैम बिल्कुल, अभी तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह के दालों के रेट जो है ना वो नीचे आ रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि दालें, आपके लिए भी शायद हैरानगी हो कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन 80% ऑफ जो पल्सीज़ हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो वो दालें इंटरनेशनली क्रॉप्स अच्छी हुई हैं, दालों का मेन बायर इंडिया है, वो पैदावार अच्छी हुई है इंडिया में, जिस वजह से दालों के रेट फ्यूचर में भी और हाल में भी नीचे गिर रहे हैं। और आगे भी हमें मुतवक्को है। मेन हमारी कंजम्पशन दाल चना की होती है, वो 30 से 40 रुपए किलो, मज़ीद नीचे रमज़ान के नज़दीक जाके अल्हम्दुलिल्लाह और भी गिरेगी रेट। सही, बिल्कुल। मतलब जो आवाम, इससे पहले मैं तो यही समझ रही थी कि जैसे चिकन वीआईपी डिश हो गई है घर की, अब दालें भी हमें वीआईपी डिश ही देखने में मिलेंगी और मेहमानों की तवाज़ुन के लिए ही घर में खाना बनाया जाएगा। दालें जी सस्ती होने जा रही हैं। राना तैयब साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह अभी शेख साहब ने बताया कि हम देख रहे हैं कि दालों की जो कीमत है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, इस पर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या क्या रेट हो सकते हैं, या किस तरह से गरीब आवाम जो है वो महंगाई से ऑलरेडी परेशान है, वो इसे किस तरह से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं? जी मैडम, इसमें बिस्मिल्लाह, इसमें सबसे जो मैं समझता हूँ कि मेन जो इस वक्त गवर्नमेंट का भी रोल है। जिस तरह कि हमें 2 साल पहले डॉलर नहीं मिलता था इम्पोर्टर को, डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे माल पोर्ट पे आते थे और वो एक माह पोर्ट पर पड़े रहते थे, जिसमें हमें डैम में डिटेंशन पड़ता था, हमारी कास्ट बढ़ जाती थी। अच्छा, फिर इम्पोर्टर जो है वो इम्पोर्ट कम करता था। 2 साल से डॉलर बिल्कुल स्टेबल है, डॉलर अवेलेबल भी है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, और इम्पोर्टर जो है वो बिल्कुल मुतमीन है कि मैं जो भी माल मंगवाऊंगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। पहले डॉलर का बहुत बड़ा इशू था, अभी रेगुलर इंपोर्ट चल रही है और वो इंटरनेशनल मार्केटें भी डाउन है, जिसकी वजह से रेट कम हो रहे हैं और डॉलर भी अवेलेबल है। हमें वो प्रॉब्लम जो थी वो नहीं है।
गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से भी मार्केटें जो है ना वो अच्छी जा रही हैं। मतलब हुकूमती पॉलिसीज़ अगर आप देखें तो आप सेटिस्फाइड हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतरीन जा जी, रही जी, हैं, एक बिल्कुल। राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, कि जो जो चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड थी, जहाँ जहाँ पर कॉपरेशन रिक्वायर्ड था, ताउन रिक्वायर्ड था, तो आप उस सबसे सेटिस्फाइड? जी मैडम, देखिए जब कुछ चीज़ें बढ़ती रहती हैं ना, मार्केटें बढ़ती रहती हैं या डॉलर बढ़ता रहे तो फिर ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम आता है। बढ़े ना, कम से कम भी ना हो, रुक जाए ना, ये भी हम समझते हैं कि इस मुल्क में बड़ी अल्लाह की तरफ से रहमत है कि रुक गई है मार्केट। डॉलर मिल रहा है, रेट रुका हुआ है, लोगों को पता है कि यार इस आज के रेट से मैं दाल मंगवाऊंगा, ये रेट में पड़ेगी तो मुझे इसमें 2 रुपये बचेंगे या नहीं बचेंगे। पहले ये होता था कि हम आज के रेट से दाल इंपोर्ट करते थे और जब माल पहुंचता था तो डॉलर 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये बढ़ जाता था, हमारी कॉस्ट जो है ना वो ऊपर चली जाती। सही, तो ये बड़ा मेन फैक्टर डॉलर का है, हमारा कॉस्ट ही उससे निकलती है। बिल्कुल इसी तरह तो से। डॉलर आप देखेंगे कि 1.5-2 साल से डॉलर स्टेबल है, तो जिसकी वजह से जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो रेगुलर तरीके से चल बिल्कुल, रहा है। इससे पहले अगर हम देखें, अगर डॉलर स्टेबल ना रहता तो हमें देखना था कि मार्केट में रेट पहले एक दिन कुछ चल रहे हैं और फिर दूसरे दिन महंगाई की सूरत हाल से भी बात करें तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि डॉलर हमें मुस्तकिल दिखाई दे रहा है। शेख साहब, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम आम इंसान के हवाले से बात करें, कॉमन मैन है, उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक आम शहरी ये कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या महंगाई वाकई ही है, गला मंडी को कितना मुतासिर कर रही है? मैम बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। महंगाई तो देखें मैम, एक तल्ख हकीकत है, महंगाई है, और जो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद है वो दिन ब दिन कम हो रही है और जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। दालें इस वक्त क्योंकि इंटरनेशनली रेट गिर रहा है तो दालें, और डॉलर जैसे भाई ने बताया कि डॉलर स्टेबल है, इस वजह से दालें हमें सस्ती मिल रही हैं। लेकिन ओवरऑल मुल्क में जो सूरत हाल है उसमें ये बिल्कुल आम आदमी परेशान है, और इसके लिए हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले। दालों में भी एक गवर्नमेंट ने एक टैक्स इजाफा किया है। पहले हमारा जो विदहोल्डिंग टैक्स था वो 2% था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 3.5% कर दिया। हालांकि जब ये टैक्स बढ़ाने की बात हुई थी तो गवर्नमेंट से हमारे जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि नहीं बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो IMF इस्टेब्लिश करता है तो वो बढ़ा दी गई, उस वजह से भी महंगाई में कुछ इजाफा हुआ है। तो कुछ मेजर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है, गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जिससे महंगाई कंट्रोल हो। बिल्कुल इसी तरह से महंगाई अगर कंट्रोल होगी, आम शहरी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ेगी। उसमें हम देखेंगे कि एक डायरेक्शन जो है वो तो तय कर दी गई है। यहाँ पर शेख साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि दालें जो हैं वो सस्ती होने जा रही हैं, और कौन कौन सी अशिया हैं जो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में सस्ती हो सकती हैं या महंगी हो सकती हैं, ताकि आवाम जो है वो मेंटली तौर पर पहले इस चीज़ के लेकर रेडी रहे? मैम, क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो गले से रिलेटेड है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि गंदम के बारे में हमारे जो मार्केटों में काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पाई जाती है। तो हम समझते हैं कि गंदम की जो पैदावार है पिछले साल अच्छी हुई, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कोई ऐसा मेजर लेती कि किसान को सपोर्ट करती, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते, कुछ करते। लेकिन ज़ाहिर बात है IMF ने वो पॉलिसियों को तरतीब दिया, उसमें वो कोई भी पॉलिसी गंदम की बाबत ना आई। गंदम फीड में चली सस्ती होने की वजह से, तो आज गंदम एक ख़तरनाक सूरत हाल तक गंदम का रेट महंगा हो गया, और यही हमें नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता फ्यूचर में गंदम का रेट शायद ज़्यादा कम ना हो। और बाकी चावल है, चावल धान की फसल जो है वो बारिश से मुतासर हुई ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स यही हैं कि यील्ड अच्छा आ रहा है, जिस वजह से एक काबिल सताइश फसल होगी इंशाअल्लाह। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे से मसाइल हैं। अगर गला मंडी के मसाइल में समझती हूँ मौजूद हैं, तो वो मसाइल सिर्फ गला मंडी के नहीं हैं, वो हर आम शहरी के हैं जो कि गला मंडी से इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं, अशिया जो है ख़रीदते हैं। यहाँ पर तैयब साहब, आपसे मैं सेम इसी क्वेश्चन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। महंगाई ने एक आम इंसान को मुतासिर किया है, गंदम की कीमत हमें महंगी होती हुई दिखाई देगी शेख साहब के अकॉर्डिंग, तो किस तरह से मेजर लेने चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भी खुश नहीं है, किसान कह रहे हैं कि उसे उसकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, आवाम तक भी गंदम जो है वो महंगे दामों दी जाएगी, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? क्या गला मंडी भी इससे उतनी इफेक्ट हो रही है? नहीं, गला मंडी तो फैक्ट तो सारे अदारे होते हैं। फैक्ट गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर एक चीज़ मुल्क में ज़्यादा पैदा हो गई है, उसका मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उसकी जो प्राइस है ज़िम्मेदार की जो कॉस्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़िम्मेदार को जब कॉस्ट से नीचे जाती है उसको नुकसान होता है, तो वो फिर नेक्स्ट क्रॉप वो उसको कॉस्ट नहीं करता।
अगर वो चीज़ शार्ट हो जाती है, कोई वेदर की वजह से क्रॉप कम हो गई है या कोई बारिशों की वजह से ख़राब हो गई है, तो हमारे एनालिसिस इतने करेक्ट होने चाहिए कि हमारी इतनी ज़रूरत है और इतनी हमारे मुल्क में क्रॉप हुई है किसी भी चीज़ की, हमें इतनी हम शॉर्टेज में है, उसका बंदोबस्त होना चाहिए, बाहर से आनी चाहिए कोई ना कोई। अगर जब तक उसका बंदोबस्त नहीं होगा, गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी सख्ती कर ले, जितना मर्ज़ी लोगों को टाइट कर ले, चीज़ आएगी तो उसकी कमी पूरी होगी। अगर चीज़ कुछ ज़्यादा मुल्क में पैदा हो जाती है, उसका भी मेकानिज़म होना चाहिए कि वो इतनी डाउन ना हो जाए कि वो ज़मींदार की कॉस्ट से नीचे चला जाए। अब जिस तरह ये इस साल जो गंदम की फसल अच्छी हुई, अब देखिए 2200 रुपये मन, 2100 रुपये मन रेट जो है ना, वो नहीं होना चाहिए था। उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को 3000 रुपये 3200 रुपये में रोकना चाहिए था ताकि डाउन ना हो। तो वो आज उसकी ये सिचुएशन ना होती कि अब मिलों में भी गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, गोदामों पे भी सख्ती कर रही है। अगर 3000 से नीचे ना जाने देती ना, तो ये आज ये टाइम ना देखना पड़ता गवर्नमेंट। हुआ ये कि वो 3000 से नीचे चली गई, 2200-2100 रुपये मन पे चली गई। उससे ये हुआ कि सब अजनास से सस्ती जो है ना गंदम हो गई थी। यानी इसके नीचे जो है बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, ये आइटमें जो फीड में जाती हैं, उनसे भी नीचे चली गई गंदम। हुआ ये कि फीड जो है वो फीड मिलों ने गंदम उठानी शुरू कर दी। अब वो बड़ी उनको ज़रूरत, बड़ी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है फीड मिल को। जब वो फीड मिलों ने गंदम ख़रीदनी शुरू कर दी, फीड में डालनी शुरू कर दी, वो गंदम जो है वो शार्ट हो गई। ज़ाहिर सी बात है, रेट भी कम मिल रहे रेट तो पहले ही अभी भी गंदम का रेट दूसरी चीज़ों से कम है। बाजरे का रेट अभी भी गंदम से ऊपर है, मक्की का रेट अभी भी ऊपर है, ज्वार का रेट अभी भी ऊपर है, जो गंदम के लेवल की चीज़ें जो फीड में जाती हैं। गंदम अभी भी उनसे तो डाउन है, ठीक है। लेकिन अब इसका जो फ़ायदा है वो आम शहरी को भी नहीं हो रहा, इसका फ़ायदा किसान को भी नहीं हो रहा, इसका फ़ायदा सिर्फ मिल्स जो मिल वालों को फ़ायदा हुआ है। सही कह रही हैं आपको, उनको सस्ती आइटम मिली गंदम, जो लोग खाने के लिए उगाते हैं, उनको उसका रेट कम मिला, उन्होंने फीड में डालनी शुरू कर दी। अब जो है वो रेट ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट को मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, जहाँ पे ज़मींदार की क्रॉप फसल ज़्यादा है उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, उसको नीचे नहीं जाने। स्पोर्ट्स प्राइज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये छोटे छोटे से अगर हमारी पॉलिसीज़ में लूप होल्स रहेंगे ना, ये इसी तरह से तंग करते रहेंगे हमारे किसान तबके को भी, हमारे ज़मींदारों को भी, ताजिर बरादरी को भी। और इसके साथ साथ टैक्स पॉलिसीज़ को लेकर बड़ी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, वो चाहे गल्ला मंडी के हवाले से हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से हो। तो यहाँ पर मैं शेख साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, टैक्सेशन के हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं जो टैक्सेशन का निज़ाम मौजूद है अभी? नहीं मैम, टैक्स का मामला जो है वो तो सदा से डिस्टर्ब है। जो FB आ रहा है वो हमारा जो FB आ रहा है वो सफ़ेद आती है। तो टैक्स कलेक्शन, वो साबका वज़ीर ख़जाना ने एक बात बड़ी मज़ेदार की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, 90% एम्प्लॉयज़ अगर घर चले जाएं, हम घर पे भी उनको तनख्वाह देंगे। लेकिन उन्होंने कहा, एहतजाज किया कि हम जॉब भी करेंगे, सीट पे भी बैठेंगे, क्योंकि ऊपर की आमदनी वो बंद हो सकती है। तो लिहाजा हमारे जो टैक्सेशन के मसाइल हैं वो बड़े पेचीदे हैं। मसाइल हैं क्या, किस तरह से कम्युनिटी को मुतासिर कर रहे हैं, वो ताजिर बरादरी है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गैप कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। फर्दर इस पर बात करेंगे जी, वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे गल्ला मंडी के मसाइल के हवाले से, टैक्सेशन का निज़ाम, हुकूमती पॉलिसीज़, क्योंकि ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी पे डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं, वो चाहे एक आम शहरी है, वो एक ताजिर है। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं शेख साहब आपसे सवाल कर रही थी कि मौजूदा टैक्स पॉलिसीज़ को देखें तो किस तरह से आप देखते हैं कि कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो है FPR के दरमियान और ताजिर बरादरी के दरमियान, ये मैं हमेशा से देखती आई हूँ। मैम, एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है, एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। उस वजह से काफ़ी मसाइल बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमें कन्फर्म यकीन दहानी कराई गई कि जो ये इंपोर्ट पे विद होल्डिंग टैक्स है ये 2% ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब वो बढ़ गया, अब उसकी वजह से पीछे एक और विद होल्डिंग टैक्स हम पे लागू किया गया, वो भी नाकाबिल अमल था। तो ये जो है ना टैक्स के मामला, इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं और इसकी हल तलब हैं। इस कोई भी मामला हो वो टेबल टॉक से हल हो सकता है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, कोई भी टैक्स पॉलिसी मरतब अगर कर रही है, भले वो IMF कंट्रोल्ड ही हो, उसमें स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें।
तो टेबल टॉक क्या नहीं होती, फीडबैक नहीं। अप्रोच कहीं पर आपको नज़र आती हो कि कोई नुमाइंदा है आ रहा है कि सोच रहे हैं कि ये पॉलिसीज़ जो है अब हमने इम्प्लीमेंट करानी है, इस पे काम होना ज़रूरी है, तो क्या ताजिर बरादरी के साथ कभी कोई रब्ता किया हो, कभी ऐसा सिनेरियो आपको शाज़ो नादरी कभी देखने में मिले? बहुत कम मैम अभी, बल्कि चैम्बर, क्योंकि हमारा मेन जो ताजरों का रिप्रेजेंटेटिव है फैसलाबाद में, वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी है गला मंडी की। तो वहाँ पे भी यही गिला कर सुनने को मिला कि जब टैक्स पॉलिसियाँ बनाई गई, बुलाया ज़रूर गया, सुना ज़रूर गया, कॉफ़ी पिलाई गई, लेकिन पॉलिसियाँ वही बनाई गई जो ऑर्डर्स थे, जो हमारा इनपुट था वो उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो ये एक हमारी रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से, आपके चैनल के तवसुत से, कि बिल्कुल जब भी कोई आप पॉलिसी बुला रहे हैं जिन पे इम्प्लीमेंट होनी है उनको ऑन बोर्ड लें। स्टेक होल्डर जब ऑन बोर्ड होगा वो आपको अच्छी सजेशन देगा और एक मुतफ़क्का तौर पे वो चीज़ बनेगी जो काबिल अमल हो और जिसमें फिर लूप होल्स नहीं हो। लूप होल से फिर वो रिश्वत सतानी का बाजार ही गर्म होता है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट के ख़जाने में फंड जाएँ। और तो इसमें जो रिज़ल्ट के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाती है वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। फिर ज़ाहिरी बात है, फिर वो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा मैम? जब आप लूप होल्स छोड़ देंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर चोर रास्ते खुलेंगे। इसी तरह से ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं, पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जाती है, फिर उसका रिज़ल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं नज़र आता। तो ये साहब आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, अगर हम टैक्सेशन के निज़ाम को देखें, आप क्या देखते हैं कि किस तरह से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं मैडम, कोई भी एक निज़ाम है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए। ये नहीं है कि वो पंजाबी में वो मिसाल है कि दाढ़ी से मूछें बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई FBR के जो मसाइल हैं बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आते कि किस तरह उन्होंने ये मेकनिज़म बनाए हुए हैं कि ये स्टेटमेंट है, इसका इतना % हमें टैक्स दें, इसका इतना। मैं अपने बिज़नेस की बात करता हूँ, 1 करोड़ रुपए का हमारा एक ट्राला बनता है, उसमें हम कराची से लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 करोड़ रुपए, उसमें से हमें 30,000 35,000 बचता है 5 से 8 दिन की पेमेंट लगा के। अब वो ट्रांजैक्शन आ गई ना बैंक के अंदर, वो कहेगा जी इस पे 1 करोड़ रुपए 16% टैक्स दें, इतने % टैक्स दें। भाई वो क्या कमा रहा है? वो तो 30,000 या 35,000 रुपया 8 दिन की इन्वेस्टमेंट, 10 दिन की इन्वेस्टमेंट करके कमा रहा है। टैक्स वाले कहते हैं जी इतने % दें, इतने % दें। ये चीज़ें समझ नहीं आती। अब एक बंदा कमा बिल्कुल मामूली रहा है, जब वो उसका अकाउंट ऑडिट में आता है तो उसको वो ना देने वाली बातें हैं। फिर दूसरी विंडोज़ खुलती हैं कि रास्ते निकलते हैं, ये वो खुद ही बताते हैं। फिर हर कोई ना कोई एक शॉर्टकट ढूंढने के जी चक्करों में वो होता ही है। शॉर्टकट, तो वो हमारी गवर्नमेंट का भी नुकसान है, हम कहते हैं हमारा भी नुकसान है। मैकेनिज़्म बिल्कुल आसान होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए कि हर जो है बिजनेसमैन उस पर पूरा उतर दे सके उसको। लेकिन तैयब साहब, यहाँ पर FPR के अगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें, FPR हमेशा से यही बात करता है कि जो ताजिर बरादरी है वो टैक्स देने से डरती है। हम टैक्स, और ताजिर बरादरी की तरफ से बात करें वो कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं, FPR टैक्स लेना नहीं दोनों चाहती। ठीक हैं, दोनों ताजिर भी ठीक हैं और FBR भी ठीक है। हमारे कई बिजनेसमैन ऐसे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का काम करते हैं, उन्होंने अकाउंट तक नहीं खुलवाया हुआ, वो अपने आप को शो ही नहीं होने देते, वो FBR का मौका भी ठीक है। अच्छा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका शिकंजा टैट हो ही जा रहा है, वो भी ठीक है, अपनी जगह होते हैं कि भाई हम 25 करोड़ की आबादी है, 50 लाख या 55 लाख टैक्स पेयर है, तो ये ज़्यादती है मुल्क के साथ। बिल्कुल। तो टैक्स पेयर तो 50 लाख 55 लाख नहीं होना चाहिए या 60 लाख नहीं होना चाहिए। जो 25 करोड़ की जो रेशो बनती है उसके हिसाब से टैक्स गुजार होना चाहिए, वो भी ठीक है अपनी जगह। और हमारे ताजर भी लेकिन जो फिर है, अगर हम टैक्स नहीं अदा कर रहे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, फिर हम कैसे डिमांड कर सकते हैं कि हमारे शहर के लिए हमें ये सहूलत भी दी जाए, हमें यहाँ पर हॉस्पिटल भी चाहिए? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वाला रोल दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए कि अदायगी हो। मैडम देखें, अब ये खुद ही रास्ते देते हैं। नॉन फाइलर और फाइलर का फ़र्क किसने रखा? गवर्नमेंट ने रखा। तो एक कैटेगरी रखे ना फाइलर, क्यों ऑप्शन देते हैं कि जी फाइलर के लिए ये है, नॉन फाइलर के लिए ये है? रखें ही फाइलर के, फाइलर हों बस, फाइलर होना जरूरी, फाइलर हों, फाइलर होना चाहिए। उसके जो टैक्सेस हैं या जो पैरामीटर, उसके ऊपर हर बंदे को पूरा उतरना चाहिए। सही। अब ये खुद अब गाड़ी लेने जाएं, उसका टैक्स जो है फाइलर के लिए और है और नॉन फाइलर के लिए और है। तो फिर आपने गुंजाइश तो खुद दी है लोगों को कि ना रजिस्टर्ड हो ना फाइलर हो,
तो एक ही रूल होना चाहिए और हमने देखा था कि जब हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो सबसे पहले हुकूमत ने यही कहा था कि हमने टैक्सेशन के मामला जो हैं वो बेहतर करने हैं, हमने जो हमारे ताजिर हैं उन्हें सेटिस्फाइड करना है, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स जनरेट कर सकें, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, सिस्टम को लेकर हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ को लेकर हैं, जो कि ठीक टाइम पर सही तरह से हल होने चाहिए। शेख साहब, आपसे यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तजवीज़ देना चाहेंगे अगर टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो डिजिटलाइज नहीं है, बातें की जाती हैं, इसमें ताजिर बरादरी जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है, FPR जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं उस तरह से करवा रहा होता। तो आप क्या तजवीज़ देंगे? मैम बिल्कुल, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, दुनिया में जितने भी मसाइल आज तक बने और हल हुए वो हुए मुज़ाकरात से। जो मर्ज़ी हो जाए, एंड ऑफ द डे आपको निगोसिएशन टेबल पे आना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी, और जो ताजरों के हकीकी नुमाइंदे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक टेबल पे बैठना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी सिर्फ वो चाय पीने की हद तक नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए, वो मुज़ाकरात हों जो फ्रूटफुल हों और फिर उनका जो हासिल हो उस पर अमल हो। तो मैं समझता हूँ, जैसे भाई तैयब ने भी बताया, कि जो शहरी हैं जो बिज़नेस करते हैं और टैक्स नहीं देते वो मुल्क दुश्मन है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्स नेट में आना चाहिए। और उसके बाद जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके साथ गवर्नमेंट को नरमी वाला मामला करना चाहिए। नरमी से मुराद ये नहीं है कि टैक्स ना लें, टैक्स लें, लेकिन उसको आसान बनाएं, वो डूएबल हो, वो पेएबल हो। अब हमारे कारोबार हैं, कमोडिटी ट्रेड है, उसमें हम बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि हम करोड़ों का काम करते हैं, उसमें हम लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे आपको अभी हमने शुरू में बताया, मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, रेट गिर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट जब वो ट्रांजैक्शंस देखती है, गवर्नमेंट कहती है इस पर टर्नओवर टैक्स दे दो। एक बंदा एक बिज़नेस में लॉस कर रहा है और उस पर टर्नओवर टैक्स भी देना पड़ रहा है उसको, तो वो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी सफ़र करता है। एक्चुअल रियलिटीज़ कुछ और हैं और जो रिपोर्ट दी जाती है या जो रिपोर्ट रिप्रेजेंट की जाती है वहाँ पर लूप होल है, जिसकी वजह से मामला जो है वो टैक्सेशन के बेहतर नहीं हो रहे। और अभी टैक्सेशन के हवाले से बात करें चाहिए, उसके साथ साथ बड़े बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान को दरपेश हैं, जिसमें अभी पंजाब की सूरत के हवाले से बात करें तो फ्लड की सिचुएशन पे बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई। जिन इलाकों में फ्लड था, हमने देखा कई अरसे तक वहाँ पर पानी रहा, ट्रैक रेलवे मुतासिर हुए, जो इजनास हैं ये भी बड़े मुतासिर हुए हैं। इस पर तैयब साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, गला मंडी को इस चीज़ ने कितना मुतासिर किया? सैलाब की वजह से? जी, सैलाब की वजह से। जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद तो अल्लाह का शुक्र है बचा हुआ है, लेकिन जो क्रॉप हमारी सैलाब की जद में आई हैं वो बिल्कुल ख़राब हुई हैं। और जो हमारा सियालकोट वाला एरिया है ये हमारा प्योर जो है चावल का एरिया है। चावल की फसल भी बिल्कुल एंड टाइम पर थी और ऊपर से सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से काफ़ी एरिया डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से 25 से 30 रुपए किलो चावल तेज़ हो गया था। सही। तो लेकिन उसका दूसरे इलाकों में उसका बेनिफिट ये हुआ कि बारिशें ज़्यादा होने से जहाँ जहाँ सैलाब नहीं आया वहाँ पे फसल इतनी अच्छी हो गई कि उसका जो फल था जो बीच में वो कह लें कि ज़्यादा बेहतर हो गया, ज़्यादा बेहतर। लेकिन जिस एरिया में नुकसान हुआ उस ज़मींदार का तो नुकसान हो गया, उसको तो वो कवर कर सकता ना, कि अगर एक ज़मींदार का किसी एरिया में फ़ायदा हो गया तो दूसरे का नुकसान हो गया, नुकसान वाले का तो नुकसान हुआ। तो इसी तरह जो हमारा बावलपुर वाला एरिया है यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रॉप्स थी, बड़ी और क्रॉप हमने थी, देखा था कपास भी थी जी। और दरियाए भी सिंध के साथ साथ जो हमारा मूंग का जो हमारी फसल मूंग होती है या और दूसरी फसलें होती है वहाँ पे भी काफ़ी ज़मींदारों को लॉस देखना पड़ा। तो ये तो चलें क्रॉप का नुकसान है, वैसे लोगों को तो देखें घर भी उजड़ गए पूरे के हैं, पूरे जमा पूंजी ज़िंदगी की वो जी डूब गई पानी में। सैलाब में बह गई हैं। तो बस ये कुदरत की तरफ से आफत है, जो वेदर चेंज हो रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नुकसान हर तरफ हुआ है। बिल्कुल नुकसान हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें महंगाई की सूरत में देखने को मिल रहे हैं। शहरियों की ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हुई है। शेख साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मजमूई तौर पे हमने देखा कि पूरा पंजाब इफ़ेक्ट हुआ। सियालकोट, फैसलाबाद की जो हमारी जैसे हैं ज़िला, जिसे कहते हैं कि झंग है, चिन्योट है, तांदिया वाला है, इसी तरह से मुल्तान बड़ा मुतासिर हुआ। गला मंडी पे इसके क्या असरात? मैम, क्योंकि गला मंडी में गले का काम है, तो जो ये फसलों के नुकसान हुए उसका इम्पेक्ट अल्टीमेटली फिर गला मंडी पे भी आया। जैसे भाई ने भी बताया, चीज़ों के रेट अचानक बढ़े और उसमें महंगाई बढ़ी,
तो उसमें बिल्कुल इम्पेक्ट आया और बड़ी दर्दनाक स्टोरीज़ हैं। कुछ ये जंग साइड पे कुछ दोस्तों से हमारे रब्ते हुए, ये अलीपुर उच्च शरीफ साइड पे, उनके हंसते बसते घर दरियाओं में ये फ्लड में बह गए, खड़ी फसलें बह गई, उनके माल मवेशी बह गए। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ और इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ 30-30 साल पीछे चली। तो बिल्कुल इसमें मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि गला मंडी के लेवल पे हमें इंतज़ामिया ने भी अप्रोच किया, ठीक है, डीसी साहब ने भी, हमने कहा कि ये जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं इनके लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उनको सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से हिदायत थी, तो हमने उनको फर्स्ट गो में ही कहा कि हम इंशाल्लाह ताउन करेंगे। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें एक 10 टन का गले की गाड़ी दें। तो जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह गला मंडी के जो ताजर हैं वो बड़े मुखैर हैं, वो कोई भी मुल्क में ट्रेजिडी हो या कोई भी मामला हो वो डोनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो हमने अपनी एक मुहिम चलाई, तो विद इन 15 to 20 मिनट्स हमें मंडी में अच्छे फंड्स मिल गए, जिसकी वजह से हमने फिर डीसी साहब, एसी साहब को बताया कि हम एक नहीं, हम 2 गाड़ियाँ आपको देंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 टन की 2 गाड़ियाँ राशन की गला मंडी ने कंट्रीब्यूट की। उसके बाद भी हमारे पास फंड्स बढ़ गए। फिर हमने सीपीओ साहब को भी बताया, सीपीओ साहब से मुलाकात हुई, हमने कहा जी हमारे पास एक गाड़ी और का भी बंदोबस्त हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह गला मंडी के ताजरों, गला मंडी के प्लेटफॉर्म से हमने अपने जो हमारे मुतासर, वो भी हम ही हैं जो सैलाब में मुतासर हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो उसके लिए भी हमने एक ये कंट्रीब्यूशन की है। बिल्कुल इसी तरह से, और मुश्किल के टाइम पे अपनों का पता चलता है जी, और ये मुल्क जो है ये हमारा है और इसमें जो बसने वाले लोग हैं ये भी हमारे अपने हैं। कहीं पर कोई मुश्किल आती है, डिज़ास्टर आता है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है उसमें हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। गला मंडी के भी बहुत बेशुमार ऐसे मसाइल थे जो कि हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात जब होती है कि एक कौम बनने की, वहाँ पर हम सब लोग एक भी हो जाते हैं। फर्दर भी गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है। हर गुजरते दिन के साथ हमें गोल्ड जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे ये कहने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ कि आज जो है वो गोल्ड मज़ीद महंगा हो गया है, और सोने की कीमत आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि ये मज़ीद बढ़ सकती है। आज के रेट के हवाले से बात करें तो आज का जो गोल्ड रेट है 1 तोला का वो है 4,52,500, और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,87,952 में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त किया जा रहा है। अब जो गरीब आवाम है वो गोल्ड बिल्कुल नहीं ख़रीद सकती, और वो लोग जो कि इस इंतज़ार में थे कि सोने की कीमत जो है वो हमें कम होती हुई दिखाई देगी, हम शादी ब्याह में अपनी बेटियों को बतौर गिफ्ट जो है वो गोल्ड देंगे, लेकिन अब जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है, अब गोल्ड जो है वो मामूली मिकदार में भी देना जो है गरीब आवाम के लिए ख़ासा मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ गोल्ड को एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझा जाता था, लेकिन अब गोल्ड जो है सेफ़ इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी की जा सकती है क्योंकि प्राइस जो है बड़ी गैर मुस्तकिम सी है, कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि शायद कीमत कम हो जाए, फिर उसके बाद गोल्ड ख़रीदें और फिर इसमें इन्वेस्ट करें। बड़ी एक कन्फ्यूजन सी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड क्या महंगा होता है, क्या सस्ता होता है, लेकिन एक आम शहरी ने उम्मीद छोड़ दी है कि गोल्ड जो है अब कम होने वाला है। करेंसी के हवाले से बात कर लेते हैं। आज की करेंसी के रेट कुछ यूँ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरो की कीमत क्या चल रही है। यूरो जो है इसकी बाइंग पावर है 331.95, और इसकी सेलिंग कुछ इस तरह से की जा रही है 335.45 में। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें जी 75.4 में बाय किया जा रहा है और 76.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.9 में बाय किया जा रहा है और 77.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड 380.75 में बाय किया जा रहा है और 387.75 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें 282.75 में बाय किया जा रहा है। इसकी बाइंग पावर ये है और इसकी सेलिंग पावर जो है वो इस तरह से है 282.95। मजमूई तौर पे आज की करेंसी रेट का अगर कंपैरिजन करें, हमें अगेन जो है वो डॉलर मुस्तकिम दिखाई दे रहा है और जो पाउंड की कीमत है वो भी हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही है। बाकी करेंसीज़ में एक आज जो डिफरेंस है 1 रुपये का हमें देखने में मिल रहा है जी। अब गोल्ड की कीमत में यही कह सकते हैं कि दुआई कर सकते हैं कि गोल्ड जो है हमें आने वाले दिनों में सस्ता दिखाई दे और
और इससे ब्रेक के जाने से पहले हम बात कर रहे थे आड़तियों के मसाइल के हवाले से, और हमने देखा डिफरेंट पहलू थे जिसकी वजह से आड़ती भी मुतासिर हो रहे हैं, किसान भी मुतासिर हो रहे हैं, और इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है वो उस तरह से हासिल नहीं हो रहा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर शेख साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया था कि दालें सस्ती होनी जा रही हैं, और आपने कहा था कि हम दालें जो हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में तो ये सवाल है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम एक हमारा जो इंसार है मैशत का वो ज़राअत पे होता है, फिर भी हमें दालें इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं, इसकी क्या रीज़न है? मैम बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजडी है, हमारे मुल्क के साथ ये ट्रेजडी है कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं। हम पूरी दुनिया में एक इमेज है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन दालें हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी है। गवर्नमेंट को चाहिए, पूरी दुनिया में हम डेलीगेशंस के साथ काफ़ी दुनिया के मुल्कों में गए हैं, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हमने वहाँ देखा है गवर्नमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है। मैं आपको आपके तवज्जुह से नाजरीन और ज़िम्मेदारान के नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत कम क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी सीडिंग करने से जो ज़मीन है वो पावरफुल होती है, ज़मीन ताकतवर होती है, बजाय इसके कि ज़मीन कमज़ोर हो, क्योंकि दालों में नाइट्रोजन होता है। तो दुनिया में एक यूनिवर्सल लॉ है पल्सिस के बारे में, सीडिंग के बारे में, क्रॉप रोटेशन पॉलिसी, कि जिस एकड़ में इस साल कोई भी सीडिंग की गई है, जैसे गंदम, कनोला, कुछ भी और आइटम, उसमें नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर दाल ही सीड होनी है। ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत बड़ी मिकदार में दालें इंपोर्ट करते हैं। तो वो वहाँ पे ये पॉलिसी चलती है। हम ऑस्ट्रेलिया 3 दफ़ा डेलीगेशंस के साथ गए हैं, हमने वहाँ पे स्टडी किया है कि वो क्रॉप रोटेशन पॉलिसी के तहत जिस एकड़ में कोई भी दूसरी फसल लगाई गई है, वेरी नेक्स्ट ईयर उसमें दाल लगाते हैं, क्योंकि दाल जब उस पर सीडिंग होती है तो वो ज़मीन पावरफुल होती है। तो हमें भी अब आप देखें कि इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है, हम एज ए नेशन मैम 1 करोड़ 60 लाख बोरी दालें खाते हैं, पूरी कौम। इंडिया क्योंकि वेजिटेरियंस हैं, वो सिर्फ दाल चना 10 करोड़ बोरी दाल खाती है। एक आबादी ज़्यादा है, दूसरा वेजिटेरियन। आप अंदाज़ा लगाएं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे पे भी है, इंडिया पे भी। लेकिन सन 1947 से लेके 1990 तक हम अपनी सारी दालें जितनी हम खाते थे हम उगाते थे। ठीक है। अब हम सारी दालों का 80% इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। सन 1947 से 2010 तक दुनिया उगाती थी और इंडिया ख़रीदता था, लेकिन अब इंडिया दालों में ये एक मिरेकल है। देखिए, भले इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हमने साइंटिफिकली स्टडी करना है केस को, तो वो बेहतरीन मिसाल इंडिया है। 2010 के बाद इंडिया दालें एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 10 करोड़ बोरी इंडिया दाल चना की उगा रहा है और उससे सरप्लस को एक्सपोर्ट कर रहा है। गंदम इंडिया के पास, आप उनका जो नेफेड उनका इदारा है उसके स्टेट्स चेक करें, गंदम इंडिया के पास 2022-23 की भी गंदम पड़ी है। 1.5 अरब लोगों को खिला के भी उनके पास गल्ला पड़ा हुआ है स्टॉक में। तो ये क्या है? ये एक पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट भी सरपरस्ती करे और एक ऐसी साइंटिफिक पॉलिसी लाए जिसमें सीड अच्छे हों, जिसमें प्लेसेस को और किसान को रिबेट दी जाए ताकि दालें हमारे मुल्क में उगें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक पूरा जामिया निज़ाम पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें शेख साहब, हमने देखा है चीनी के साथ क्या हुआ है। ठीक है, पहले हमने देखा कि चीनी पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद थी, फिर हमने सोचा कि इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, देन हमने फिर भारी मिकदार में ज़र मुबादला जो है एक इनकम इन्वेस्ट करके दोबारा से चीनी जो है वो मंगवाई है। ये कहीं ना कहीं इशूज़ हैं, ये लूप होल्स हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम कब सीखेंगे? मैम, इसके लिए सबसे अहम बात, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जिस बंदे को काम की समझ है ना, अब इंडिया में, मैं आपको इंडिया की दोबारा मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया में जो ये नेफेड इदारा है ना, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आड़ती हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं उस इंडस्ट्री के, वो हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, मुशावरत करें। अब चीनी में भी देखें ना आप, जैसे आपने बताया, हमने 10 रुपये की चीनी एक्सपोर्ट कर दी और अब जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 20 रुपये की मंगा रहे हैं, यानी कि हमने ज़र मुबादला में $10 मंगवाए हैं और अब हम $20 पे करके वही चीनी वापस ले रहे हैं। तो ये एक सीधी एक ब्लंडर है। इस तरह के ब्लंडर्स जब तक होते रहेंगे हमें कशकोर लेके फिरना पड़ेगा, वरना दालों में, मैम आपके लिए शॉकिंग हो शायद, $2.5-3 अरब की हम दालें इंपोर्ट करते हैं। ये $2.5-3 अरब हम बचा सकते हैं। हम डेलीगेशन के साथ USA गए, हमें अमेरिका ने खुद ढूंढा, खुद वीज़ा दिया USDA ने। आपके लिए हैरानगी होगी कि अमेरिकन डिफेंस बजट के बाद सबसे बड़ा बजट जो है वो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। वो लोग हमें लेके गए, अपने फार्मर से मिलवाया
कि ये वो लोग हैं जो दालें खाना जानते हैं, उगाना नहीं जानते। सही। आप पैदा करें और इनको बेचें। ठीक है। तो उस माल को हम उनसे ख़रीदते हैं डॉलर दे के, फिर वो डॉलर हम उनसे कशकोल में वापस मांगते हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाए, अगर हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं तो हमारा ये 2.5-3 अरब डॉलर बच सकता है। लेकिन कब होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान का कहीं पर भी इंट्रो होता है और हम बड़े प्राउडली ये बात कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन ये हमारा अलमिया है कि हमारा किसान एक एग्रीकल्चर कंट्री का किसान जो है वो खुश नहीं है, उसे उसके राइट्स नहीं दिए जाते। गला मंडी के हवाले से भी बात करें तो ऐसे बेशुमार इशूज़ हैं जो कि हल होने ज़रूरी हैं। अगेन मैं इस बात से बिल्कुल आप लोगों के एग्री करती हूँ कि अगर ताजिर बरादरी एम्पावर करेगी, हम देखेंगे कि टैक्सेशन में भी इंतज़ामात इस्लाहत आएंगी और इस तरह से किसान भी एम्पावर होगा। यहाँ पर तैयब साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम किसान का मुआवजा करें, एक आड़ती का मुआवजा करें, तो आप किस तरह से देखते हैं कितना मौशी दबाव है दोनों पे? जी मैडम, मौशी दबाव तो है होता ही है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पॉलिसी बनानी चाहिए, हर लिहाज से पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी जैसे भाई ने कहा कि 1998 में हम एक्सपोर्ट करते थे, जितनी भी दालें हम इंपोर्ट करते ना वो सारी ही 1998 तक हम एक्सपोर्ट करते थे और ख़ुद खाते भी थे और बाहर भी बेचते थे। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट ओपन हुई है। इंपोर्ट ओपन हुई, उसका भी पैरामीटर कोई नहीं है कि हमारे मुल्क में कितनी पैदावार हुई है किसी आइटम की और कितनी ज़रूरत है और कितनी हमें मंगवानी चाहिए। अब कुछ चीज़ बाहर से आनी शुरू होती है, वो इतनी मकदार में आ जाती है कि हमें उतनी ज़रूरत ही नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक हमारा ज़र मुबादला भी डॉलर गया बाहर। अच्छा, फिर जो हमारे ज़िम्मेदार की जो वो उस एटम की जो हमारे ज़िम्मेदार के पास जो पड़ा हुआ है माल, बैलेंस नहीं हम लोग कर पाते हैं, जिसके जो असरात हैं वो हम हमारी इकॉनमी में भी देख रहे होते हैं। गला मंडी के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे। जी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह हम सिटी एट 10 में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स और वीडियोस हमें व्हाट्सएप करनी है, हम आपकी सालगिरह सिटी एट 10 में शामिल करेंगे। और आज की सालगिरह के हवाले से बात करें, आज हमारे टीममेट मोहम्मद तैयब जो कि आखिर के उनके प्रोड्यूसर हैं, वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। और देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. मोहम्मद तैयब को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। हम दुआ गो हैं जी आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आप हर साल इसी तरह से खुशी से अपनी सालगिरह मनाते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। बात कर रहे थे हम ताजिर बरादरी के मसाइल के हवाले से, गला मंडी के क्या इशूज़ हैं जो कि हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी शहर के लिए। गला मंडी की डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस पर शेख साहब आपसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, हम देखते हैं कि हमारे प्यारे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। गला मंडी में इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि गला मंडी फैसलाबाद में लास्ट 2.5-3 साल से जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, हमने वो काम किए हैं जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। जिसमें सबसे अहम चीज़ हमने वहाँ पे एक फ्री डिस्पेंसरी बनाई है जिसमें आड़ती, मज़दूर, पल्लेदार फ्री चेकअप कराता है, फ्री मेडिकेशन है वहाँ पे, अपनी मदद आपके तहत है। उसके बाद हमने एक आरओ प्लांट लगाया है। उस आरओ प्लांट को जैसे ज़रूरत ज़्यादा बनी उसको उसकी एक्सटेंशन भी की है। ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी अपनी मदद आपके तहत 30-35 लाख रुपए लगा के LED लाइट्स लगाई हैं पूरी मंडी के अंदर, रोशनी है रात को। फिर गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया है जो लास्ट 40 सालों में नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने हमें तकरीबन 6.5 करोड़ के फ़ंड्स दिए जिसमें गला मंडी बनने के बाद से लेके अब तक कभी भी सीवरेज को टच नहीं किया गया था, तो उससे बारिशों में बड़े मसाइल पैदा होते थे। इस साल आपकी भी नॉलेज में है कि बारिशें बड़ी गैर मुतवक्का तौर पे ज़्यादा हुई, ज़रूरत से ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गला मंडी में जो है वो बारिश की वजह से हमारे पानी नहीं खड़ा रहा अच्छे तरीके से। वरना हमें अपनी जब बारिश होती थी हमें अपनी दुकान से सामने वाली दुकान पे जाने के लिए भी रेडी या चिंची पे बैठ के जाना पड़ता था, इतना पानी 3-3 फुट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। अभी मज़ीद भी तरक्याती काम दरकार हैं। गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम लास्ट टाइम गए हैं, आज से कोई 15 दिन पहले कोई हमारे मसाइल थे, DG पामरा से हम मिले हैं तो उन्होंने भी
एक फौरी तौर पे हमें एक जो हमारी आखिरी सड़क रह गई ठीक है। उसके लिए 2 करोड़ कितने लाख रुपए के फ़ंड एलोकेट कर दिए। सही। तो इस तरह हम काफ़ी मुतमईन हैं। बाकी बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम शबाना रोज़ लगे हुए हैं कि गला मंडी में बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट हो और बेहतर से बेहतर निज़ाम। बिल्कुल इसी तरह से, और जितने इनिशिएटिव आपने लिए हैं माशाल्लाह से, ये एक शहर की बुनियादी ज़रूरियात में से होते हैं। अगर ये तमाम फैसिलिटेशन किसी एक जगह पे मौजूद है, ये बड़ी बेहतरीन सी बात है। यहाँ पर तैयब साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, डेवलपमेंट पे आपका क्या फीडबैक है? जी मैडम, मैं जैसे मोहन भाई ने बताया कि हम इंशाल्लाह बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि फ़ैसलाबाद में 2 बड़ी मार्केटें हैं, एक सूतर मंडी कपड़े की मार्केट और एक गला मंडी। गला मंडी भी पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी गला मंडी जो है वो फ़ैसलाबाद में है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री गला मंडी के रिलेटेड, गले के रिलेटेड, वो भी फ़ैसलाबाद में है। माशाल्लाह फ़ैसलाबाद पूरे यानी 75% पाकिस्तान के एरियाज़ को सप्लाई देता है। 350 दाल फैक्ट्री है हमारे यहाँ पे, सही। और हमारे यहाँ स्टॉक भी यहाँ पे ज़्यादा आता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, करदू तक गाहक आता है हमारे पास। तो ये गला मंडी हमारी बिल्कुल गेटेड है। ठीक है। ये इस गेटेड की वजह से होनी, यानी शहर की ट्रैफिक की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा अंदर जो काम हो रहा है, अंदर लोडिंग अनलोडिंग, वो हमारी अपने ही रोडों पे हो रहा है, शहर का उससे कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, फिर वो जब बड़ी लोडिंग अनलोडिंग होती है वो 11 बजे के बाद होती है। यानी हमारी गला मंडी ऐसे जगह है कि जहाँ पे अंदरूनी शहर है, हमारे गाहक को भी सहूलत है और हमारे ताजर को भी सहूलत है। हमारे तमाम कैटेगरी ब्रोकर हैं जो भी रिलेटेड है, उनको बहुत अच्छी पॉइंट पे जगह है। 10 मिनट लगते हैं घर से ऑफिस। तो इसमें ये है कि ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी बजट दिया है, जैसे भाई ने बताया, और उसके अलावा हमने ख़ुद भी वहाँ पे बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि आपको पाकिस्तान में किसी गला मंडी में नहीं मिलेंगे, किसी गला मंडी या किसी और मार्केट में भी नहीं मिलेंगे, जो हमने वहाँ पे 3 साल से काम किए। काम बंदे की एक विजन होता है, बंदे की नीयत होती है, बंदे की एफर्ट होती है, तो बरकत अल्लाह पाक उसमें डाल ही देते हैं। बिल्कुल, जब आप एक नेक नियति से काम कर रहे होते हैं तो तब मामला अगर डिस्टर्बेंस में भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही आसानियाँ पैदा कर देता है। अभी जैसे कि मैं देखती हूँ कि गला मंडी की एक प्रीमियर लीग होकर ये बड़ा शानदार इवेंट था, उस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से ख्याल आया कि हमें, बल्कि तीसरा ये ऑडिशन था, तो कैसा रहा ये इवेंट? मैम बिल्कुल, ये एक बड़ा शानदार इवेंट, बल्कि ये इवेंट नहीं था, ये एक मेला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा मीडिया पार्टनर था सिटी 41 भी, इन्होंने भी हमें कवरेज दी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा इवेंट रहा। उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली फ़ख्र से बता सकता हूँ कि वहाँ पे इतना क्राउड मौजूद था जो शायद कि किसी नेशनल इंटरनेशनल मैच में भी ना हो, और लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा फ़न था। वहाँ पे फूड स्टॉल्स थे, वहाँ पे ढोल ढमक्का, लोग एक ये घुटन के माहौल में ना एक ताज़ा हवा का झोंका था। तो लोगों ने 4 दिन ये एक फेस्टिवल सा एक लगा रहा, और बोड़ा वाली ग्राउंड में सब दोस्तों ने, जितने भी हमारे जो चीफ गेस्ट आए, जिसमें राणा अहमद शहरियार आए, बार के प्रेसिडेंट आए, CPO साहब आए, और भी दीगर जो शेख इजाज़ साहब आए, और इन सब ने, शायद रज़ाक सिक्का साहब हमारे सिटी के हमारे रुए रवा हैं, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। वो 4 दिन आते रहे। तो इस तरह सुहेल नियाज़तूर साहब, बड़े दोस्त आए, और बड़ा सब ने यही कहा कि ये इवेंट फैसलाबाद की तारीख़ में लिखा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका क्रेडिट अपनी पूरी मंडी के दोस्तों को और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को देते हैं, जिसमें हमारे मैनेजमेंट कमेटी के सुहेल साहब हैं, जाना ज़िशान हैं, और राव जहांगीर, जितने भी दोस्त हैं। तो बहरहाल एक ये बहुत अच्छा अल्लाह का देखिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। आज की बातचीत दौड़ती ज़िंदगी में अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया शेख मोहसिन साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया राना तैयब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, हमारा प्यारा शहर है, और इस शहर के हवाले से हम सब लोगों को मिलकर कोशिशें करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये शहर जो है इसकी ग्रोथ भी हो, हम एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात करें, तो इंडिविजुअली हम अपना रोल प्ले करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।